हाँ, फॉर्म नेम तो है सबसे, उसमें मैंने बोला है कि सबसे इम्पोर्टेंट रेरा नंबर है, ठीक है। सिग्नेचर, कस्टमर सिग्नेचर, डेट, ये जो है ना आप लोग या तो मोबाइल पर टाइप कर लो या लिख के ले लो। कस्टमर इंक्वायरी फॉर्म पे पिछले हफ्ता भी मिस्टेक हुआ है, उसके पिछले हफ्ता भी मिस्टेक हुआ है, ये 2-3 जन का हुआ है, अभी मैं उसका बता दूंगा। 2-3 कस्टमर इंक्वायरी फॉर्म में मिस्टेक आया है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है अपना। कस्टमर इंक्वायरी फॉर्म में अगर कुछ मिस्टेक होता है और डेवलपर के पास बाद में आप मांगने जाओगे पैसा, तो कौन जिम्मेदार है? डेवलपर बोलेगा भाई इसमें तो आपका कस्टमर का साइन ही नहीं है। इस मामले में मैंने कम से कम अभी तक 5 से 6 लाख रुपए खो दिया है, इसीलिए ये अवेयर कर रहा हूँ कि ये 5-6 लाख रुपए कभी आपका भी नुकसान ना हो, आपका नुकसान हमारा नुकसान सब साथ में होने वाला है। इसके लिए कस्टमर इंक्वायरी फॉर्म को लिए ना बहुत अवेयर हो जाओ। कौन कौन नया आदमी है ना वही चाहिए, ये सब चीज़ें लिख लो ताकि फिर से रिवीजन हो जाए। एक बार जो नए लोग हैं वो लिख लो और जो पुराने लोग हैं वो तो जानते ही हैं, उनका रिवीजन कर लो। क्या क्या है? कस्टमर नंबर, प्रोजेक्ट नेम, कस्टमर नेम चाहिए तो मैं फुल फॉर्म में लिख देता हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे को लेके। कस्टमर नेम, प्रोजेक्ट नेम, सीपी मोबाइल नंबर यानी चैनल पार्टनर मोबाइल नंबर, डेट, डेवलपर नेम, कस्टमर सिग्नेचर, टाइम। अच्छा सुनो, ये जो मैं कॉलम बता रहा हूँ ना, ये कॉलम ऑलरेडी बिल्डर के कस्टमर इंक्वायरी फॉर्म पे रहता है या कुछ डेवलपर का नहीं रहता है तो तुरंत हाथ से लिख दो, वही अपना एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है उसी टाइम पे कि भाई ब्रोकरेज का क्या है, हमारा कस्टमर है कि नहीं। डेवलपर के सिस्टम में है, डेवलपर के सॉफ्टवेयर में है, डेवलपर के सिस्टम में डाला हुआ है, लेकिन आपके पास क्या प्रूफ है कि आप कस्टमर लेके गए हैं डेवलपर के साइट पे? आपके पास कोई प्रूफ है क्या? आपका प्रूफ क्या है? एक कस्टमर इंक्वायरी फॉर्म। पिछले हफ्ते में 3-4 फॉर्म में मिस्टेक हुआ है, किसी में कस्टमर का साइन नहीं है तो किसी में नंबर नहीं है। अच्छा, कुछ कस्टमर अभी दिक्कत क्या चल रहा है कि टैबलेट पे भरते हैं, ये कितने लोगों को प्रॉब्लम आया है? अच्छा, उसका कुछ सॉल्यूशन आप लोगों ने सोचा है? टैबलेट पे भरते हैं उसको क्या करना है? सॉल्यूशन के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मेट पहले से रहता है, हाँ, तो हम लोग को रिवर्ट देते हैं, लेकिन मेल पे देखो, अभी लोधा हो, कल्पतरू हो, इन लोगों ने क्या निकाला है कि हम आपको मेल करेंगे टैगिंग। हाँ, कल्पतरू का और लोधा का OTP आने लग गया है 4 नंबर्स का। बट कुछ जो छोटे मोटे डेवलपर हैं जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं किया है, ये सिस्टम डेवलप नहीं किया है, उसके लिए क्या करेंगे? अपना नहीं, कुछ डेवलपर इस चीज़ को लेके अवेयर नहीं है, वो लोग उसको उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो अपना तो सेफ्टी चाहिए। अब अपने सेफ्टी के लिए वहाँ पे क्या रास्ता निकाल सकते हैं? कोई एक सिंगल पर्सन बताए, बताओ। बार बार उन लोगों को बोलना पड़ता है, तो हम लोग कैसा फिर बाद में शेयर करते हैं। नहीं, आप इसमें क्या करो, आप बोलो कि मेरे को टैगिंग ईमेल पे दे दो, मेरे को ये लिख के आपके कंपनी के ऑफिशियल ईमेल आईडी से ये लिख के भेज दो कि भाई ये आपका कस्टमर इस टाइम पे इस डेट को विजिट हुआ है, रेरा नंबर के साथ। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट जो अपने लिए डॉक्यूमेंट है ना, वो है रेरा नंबर। एक बार एक रेरा पे आप फॉर्म का नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन रेरा नंबर चेंज नहीं कर सकते। वो रेरा नंबर का वैल्यू है डेवलपर के लिए भी और सीपी के लिए भी। यही अपनी गवर्नमेंट की एक आईडी है जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है। अभी मेरा अगर जो रेरा नंबर है उसके बेस पे मैं कंपनी का नाम अगर कुछ भी रख लूँ ना चलेगा, प्रॉपर्टी प्लाजा भी रख लूँ, ग्लोबल प्रॉपर्टी भी रख लूँ, विकास प्रॉपर्टी रख लूँ, बरनवाल रियल्टर रख लूँ, कुछ भी रख लूँ चल जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? रेरा नंबर। रेरा नंबर आपके फॉर्म पे, कस्टमर इंक्वायरी फॉर्म पे या फिर मेल पे होना चाहिए। उम्मीद है कि अगली बार से मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि 2 हफ्ते में 4 मिस्टेक आ चुका है। अभी मैं रिकॉर्ड निकालूँ, मैं बता सकता हूँ कि कौन सा सेल्स पर्सन का था। क्या क्या ये समझ में आया क्या क्या रहना चाहिए? वैसे तो कॉलम रहेगा, और जिसका कॉलम नहीं रहेगा आप हाथ से बना के लिख दो तुरंत। एक डॉक्यूमेंट उस टाइम तुरंत रेडी हो जाना चाहिए। ये फिजिकल कॉपी की बात कर रहा हूँ। अगर वो मेल करता है तो मेल में बोलो कि ये सारा चीज़ चाहिए, कस्टमर कब आया था, कितने टाइम पे आया था, कौन सा डेट को आया था, रेरा नंबर क्या है, सीपी फॉर्म कौन सा है, रेरा में जो रजिस्टर्ड है वो नाम क्या है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, डेवलपर का नाम क्या है, लोकेशन क्या है, ये सब मेल में प्रूफ के लिए चाहिए, बराबर ना? अच्छा, कितने लोगों ने, नए लोगों ने ये सब लिख लिया है, कुछ बाकी रहा है? क्योंकि अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा डेवलपर का, एक वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है यूट्यूब के लिए, लेकिन मैं देखा हूँ कि खाली उसमें मैं कस्टमर का सिग्नेचर डालना भूल गया था। अभी तक 1,60,000 रुपये के लिए मेरा आर्ग्यूमेंट चल रहा है उस डेवलपर से, 3 साल हो गए, अभी तक उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया है कि ये कस्टमर आपका था।
वो कस्टमर 60 दिन के कुछ 58 या 57 दिन डे को उसने जाके डील किया था, वो मानने को तैयार नहीं है। वो कस्टमर क्या हुआ कि डायरेक्ट भी चला गया बाद में और हमारे थ्रू भी चला गया। बस बोला कि कस्टमर का साइन नहीं है, फॉर्म तो कोई भी भर सकता है, कस्टमर का साइन थोड़ी है इधर, आप देखो। और इसी चक्कर में मेरा अभी 1,60,000 रुपये अटका हुआ है। 2 BHK उसने लिया था। तो ये चाहते कि अगली बार से क्या होगी, हम लोग इतना भागते हैं, दौड़ते हैं, धूप में, बारिश में, बाइक पेट्रोल इतना करते हैं और मालूम पड़ा कि छोटी सी मिस्टेक के कारण पूरा का पूरा ब्रोकरेज फंस जाए, वो नहीं होना है। डन, ये सारा लिख दो, जिनको समझ है वो तो ठीक ही है, जो लोग मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये आईपैड वाला, मेल वाला और ऑनलाइन फॉर्म भरने वाला, ये काफ़ी सामना करना पड़ा है, तो उसका मैं बोल चुका हूँ। अभी कहाँ पे हुआ था अपना ये वियांग में हुआ था ना, किनका, श्रेयस का हुआ था ना, कि ये दिक्कत आ रहा था। तो मैंने उनको बोला कि आप मेल करें हमारे ईमेल आईडी पे, तो वो मेल पे कंफर्मेशन दिया उसने। तो जो लोग का कोड है, मैसेज है, और जो लोग का ऑलरेडी ऐसा सॉफ्टवेयर बना हुआ है जहाँ से कंफर्मेशन अपने आप आ जाता है propertyplaza@gmail.com पे, ठीक है। अगर नहीं है, फिजिकल फॉर्म है, तो फिजिकल फॉर्म में ये सब चीज़ें चाहिए। और उसके बाद CP का साइन, डेवलपर के एक बंदे का यानी सेल्स वाले का साइन और कस्टमर का सिग्नेचर, ये 3 जन का सिग्नेचर तो उसमें चाहिए, तभी वो डॉक्यूमेंट का वैल्यू है। वो आपने सब डिटेल भर दिया और अगर साइन नहीं लिया तो कुछ वैल्यू नहीं है। डन। कभी सर वो जो सेल्स वाले वहाँ के रहते हैं ना, साइन नहीं करते हैं। लास्ट में जब कस्टमर जाता है तभी तो हम लोग फोटो पहले ले लेते हैं। आपको वो करवा के, सुनिए, करवा लेने का, आपको वो करवाना पड़ेगा। उसके बाद फोटो ले। आप सब काम करने के बाद ये एकदम प्रायोरिटी है कि ये 3 साइन चाहिए ही चाहिए। और सब फॉर्म में सेल्स वाले का साइन नहीं होता है ना? नहीं है ना, तो वहाँ पे आप पेन से लिख के बोलो भाई साइन कर, उसका नाम लिख के। हाँ, उसको बोलो कि आपका नाम क्या है, बोला आप यहाँ पे साइन करो, नहीं तो अगली बार मैं कस्टमर लेके आऊँगा नहीं इधर। ठीक है, बहुत से फॉर्म में नहीं रहता, खाली CP और देखो बहुत सारे, मैंने जो अभी कॉलम लिखाया है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको रहेगा, वहाँ पे नहीं मिलेगा। अभी देखो कितने में आपको तो प्रोजेक्ट का नाम नहीं मिलेगा, नाम ही नहीं, सही बात है। तो वो आपको हाथ से लिखना पड़ेगा। इसके लिए मैंने पहले सॉल्यूशन दिया है उसको, कि जो चीज़ें उस पर फॉर्म पे नहीं है ना, तुरंत पेन उठाओ, लिख डालो। उसने वो अपना घर वाले ने भी नया सिस्टम चालू किया है ना, तो वो लोग मेल पे कंफर्मेशन नहीं दे रहे थे, वो स्कैन करते हैं, तो उसका स्कैनर लगा हुआ है, पहले आप अपने मोबाइल से भी उसको आप फॉर्म भर सकते हो कस्टमर, वो चलेगा ना वैसा? ठीक है, लेकिन अपने पास प्रूफ क्या है? अब उस दिन मैंने एक फोटो भेजा था, आपने नहीं पूछा इसमें प्रोजेक्ट का नाम नहीं लिखा है, तो मैंने आपको बताया वहाँ पर लिखा हुआ था, साइड में दिख नहीं रहा है। आप क्या करो, उसको बोलो, अगर वो दिख भी नहीं रहा है ना, तो उसको बोलो कि आप मेल कर, मुझे मेल पे कंफर्मेशन चाहिए तुम्हारे अपना घर के ऑफिशियल ईमेल आईडी से। अभी इसमें दिक्कत क्या होता है, जो बंदा आपसे कम्युनिकेट किया ना उस टाइम पे, जब आप ब्रोकरेज लेने जाओगे ना 3-4 महीने के बाद, तो क्या पता वो है कि नहीं है वहाँ पे, जॉब छोड़ दिया है, कंपनी छोड़कर। अभी क्या 2-2 हज़ार रुपये के लिए ये लोग नौकरी छोड़ देते हैं। जो जॉब वाले हैं उनका देखोगे 2-2 हज़ार का फ़र्क गिरा ना, बस रिजाइन मार दिया, उधर जाके पकड़ लिए। ये अपने जैसे लोग नहीं हैं, जो भाई आज अगर ब्रोकरेज हम लोग काम करते हैं ना, तो हमारी पैसे की उम्मीद कम से कम 3 से 4 महीने की होती है। आज आप कस्टमर को दिखाना शुरू करते हैं, 1-1.5 महीना दिखाते हैं, 15 दिन, 1 महीना, कोई 10 दिन, कोई 15 दिन होता है। उसके बाद वो चॉइस में आता है, चॉइस में आने के बाद वो डील करता है, डील करते करते 10-15 दिन निकल जाता है। 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग पसंद आने के बाद, अब उसके बाद फिर डील करने के बाद का प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रेशन करवा लो, डिस्बर्समेंट करवा लो, बिलिंग करवा लो, वगैरह वगैरह सब कुछ। पैसा आने के तक आते आते कम से कम 2 से 3 महीना जाता है। और तब तक मालूम पड़ता है कि स्टाफ ही बदल गया, साइड हेड बदल गया, सेल्स हेड बदल गया। तो उस टाइम आपके पास कंपनी और आपके बीच में कोई प्रूफ नहीं है। वो बंदा तो गया, अरे विकास भाई मैंने अरे वो कंपनी छोड़ दिया यार, अभी जाओ ना वहाँ किसी से बात कर लो ना आप। और ऐसा कई बार हो चुका है। तो ये अपने पैसे की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। कस्टमर इंक्वायरी फॉर्म या फिर मेल पे कंफर्मेशन या जो कुछ भी हो, कोड कुछ भी हो, करेक्ट। और कुछ इंक्वायरी किसी का कुछ इस मामले में जानना हो, समझ में नहीं आया हो, क्योंकि ये सबसे पहला और सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट है अपने पैसे को, सिक्योरिटी को लेके। मिटा दूं इसको? चार नंबर। अभी देखो,
प्रियंका, अगली बार से जो मैंने अभी कस्टमर इंक्वायरी फॉर्म में दिखवाया है ना, वो अगली बार से ध्यान देना कि एक भी कस्टमर इंक्वायरी फॉर्म में ये चीज़ें नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। 5-6 लाख रुपए मेरा अभी तक मार्केट में अटका हुआ है 3-4 साल से। अभी एक इस वीक में देखो, अभी मैं कुछ कस्टमर साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि डील के दौरान ये सब चीज़ें आपको हमेशा काम आती है ना। कुछ चीज़ों को लेके हम नेगेटिव हो जाते हैं, कस्टमर पॉजिटिव रहता है, हमें पता ही नहीं चलता, हमें लगता है कि मैं ही सही हूँ। कुछ चीज़ों को लेकर बिल्डर और कस्टमर दोनों पॉजिटिव है, हमें लगता है कि यार ये चीज़ें गलत हो रही है। बट उस जगह पे क्या करना है, अभी करण भाई का एक केस है, चालू है ना वीडियो। करण भाई का एक केस है कि ये एक प्रोजेक्ट देखने गए और कहीं ना कहीं इन्होंने हिंट दिया कि विकास भाई ये बहुत महंगा है ना। लेकिन अब बोरीवली हो, कांदिवली हो, मलाड हो, मीरा रोड हो, वसई हो, कहीं पे भी हो, महंगा सस्ता हम डिसाइड करने वाले कौन है कि नहीं। अगर कस्टमर 2 BHK का 4 करोड़ रुपए देने को तैयार है, फिर हम क्यों बोले कि यार महंगा है मत लो। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग मार्केट में घूमते हैं, 50-100 प्रोजेक्ट देखते हैं, 200 प्रोजेक्ट देखते हैं, तो ये चीज़ें हो जाती है कि अरे उससे कंपेयर करो ना तो ये बहुत महंगा है, उससे कंपेयर करो तो ये बहुत सस्ता है। तो सस्ता वाला जल्दी बिकेगा, महंगा वाला लेट से बिकेगा। लेकिन मैंने क्या देखा है कि कस्टमर कहीं पे भी जाता है, कुछ भी लेता है, तो अपना काम क्या है, जगह पे लेके जाना और दिखाना। देखो पीछे भी गिरीश की मुंडी हिल रही है, इस बात को लेके वो कितना सहमत है। उसके साथ 2-3 केस हो चुका है, अमन को भी लेके हो चुका है। 3 BHK फ्लैट 4 करोड़ 66 लाख 4.66 लाख में अभी सेल किया है, वो भी कहाँ, कांदिवली में। और ये भाव कहाँ का है, अंधेरी के आगे का है। अभी कस्टमर है, उसको आप कुछ नहीं बोल सकते कि कौन सी जगह पे वो क्या ले लेगा। जनरली 3 BHK अभी कांदिवली में क्या रेट चल रहा है करण भाई, आप भी बताइए। 3 BHK का रेशियो क्या चल रहा है, श्रेयस क्या चल रहा है। माइक दो ना, इन लोगों को माइक दो, समझ आवाज़ नहीं आ रही। हेलो क्या चल रहा है 3 BHK का भाव। हेलो हेलो ऑन कर लो। हेलो हेलो, क्या हुआ, अपना घर कोई आ रहे हैं, ठीक है। हाँ क्या चल रहा है अभी 3 BHK का प्राइस। हाँ आवाज़ बढ़ाओ, ये आवाज़ पर आ रहा है पीछे। उनको ऑन किए, ये ऑन है ये। हाँ आया, देखो आवाज़ आ रहा है। हाँ ठीक है। अभी 3 BHK का जनरली प्राइस कांदिवली, बोरीवली, मलाड में क्या चल रहा है। सर कांदिवली, बोरीवली, मलाड में मैं पर्टिकुलर एरिया वाइज जो है प्रोजेक्ट को हाईलाइट नहीं करता, स्क्वायर फीट को रेट को लेकर रेकग्नाइज नहीं करता। हाँ मतलब ये 3 BHK का जो नॉर्मल साइज है, सुनिए 3 BHK का नॉर्मल साइज एक 800 से 1000 के बीच में है। और कांदिवली, बोरीवली का अभी पर स्क्वायर फुट प्राइस जो है ना 20 से 25 हज़ार के बीच में चल रहा है, बराबर। मीरा रोड का अभी 15 से 20 बीच में चल रहा है, 15,000, 17,000, 16,000 प्रोजेक्ट वाइज, एमिनिटीज वाइज, लोकेशन वाइज। और कांदिवली, बोरीवली अगर आप चले गए तो वहाँ पे 20 और 25 के बीच में चल रहा है, ठीक है। लेकिन 20-25 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट का भी अगर प्रॉपर्टी हो तो कितनी प्राइस होती है, मोटा मोटी 2.5 करोड़ रुपये, 2.5 CR। 2.5 CR का लेवल ठीक है, लेकिन अभी समझ रहे हैं 4.5 करोड़ का 3 BHK गोदरेज ने बेचा है, हम लोग नहीं बेचा है। तो हम लोग इस चीज़ को कई लिए बाउंड्री लगाएंगे कि यार ये महंगा है, ये सस्ता है। कस्टमर को आप बात करो, समझो, उसके बाद प्रोजेक्ट पे बिठाओ, उनको डिसाइड करने दो। मैं आपसे वो टाइम पे जो है अपना ओपिनियन शेयर कर रहा था, कोई नहीं, ये आपके ओपिनियन एकदम सुनिए ना, ये आपके ओपिनियन में ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये कह रहा हूँ कि सब लोग उसे शेयर कर देना, तो ये साइकोलॉजी, ये मिथ खत्म हो जाए कि ये चीज़ें महंगा है, ये चीज़ें सस्ता है। ये आपने पूछा तो उससे एक अच्छा हुआ कि खुल गया, और ये चीज़ें सबसे, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। ये मैं कम से कम आए दिनों 1 by 1 करके बहुत सारे लोग आते हैं अपने साथ में, सेल्स में जितने लोग हैं, सर ये महंगा है, ये सस्ता है, ये महंगा है, ये सस्ता है। मैं देखा हूँ क्या महंगा क्या सस्ता। इंद्रप्रस्थ
जब 80 लाख रुपए में 2 BHK बिक रहा था मार्केट में, तो वो लोग 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 30 लाख का बेचते थे और पूरा प्रोजेक्ट बिक गया। उसके बाद से ना दिमाग की बत्ती जल गई कि भाई कुछ हम डिसाइड नहीं कर सकते कस्टमर क्या ले ले। अच्छा, उन्होंने क्या माहौल बनाया, भाई पूरे हिंदू लोकेलिटी है, जैन लोकेलिटी है और ये है, कुछ चीज़ों को लेकर इतना अवेयरनेस था कि कस्टमर वहाँ पे 30-30 40-40 लाख रुपया उस टाइम ज़्यादा दे के आ रहे थे और पूरा प्रोजेक्ट कट गया उनका 1 साल 1.5 साल के अंदर। कुछ भी माल बचा हुआ नहीं है अभी इंद्रप्रस्थ में। और अभी भी कंपेयर करेंगे तो मीरा रोड में 1.5 करोड़ और 1 करोड़ 60 लाख का 3 BHK है, लेकिन वहाँ पे अभी भी जाएंगे ना तो 3 करोड़ के आसपास का 3 BHK है, 270 280 के आसपास का 3 BHK है। तो ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, ये कस्टमर के ऊपर डिसाइड करने दो। हाँ, कस्टमर का बजट है, उनका चॉइस है, आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव होकर काम करना है बस। सर मेरे साथ वो एक्सपीरियंस हुआ है जहाँ पे कस्टमर का बजट 1 का था और मैंने 60 दिखाया तो वो भी समझ में आ गया। तो वो टाइम पे वो ये लश करवा रहा है कि हाँ मैं यहाँ तक भी जा सकता हूँ। इनिशियली वो एक चीज़ ही पकड़ के पड़ा। हाँ, अभी ये साइकोलॉजी को भी डिस्कस करना चाहिए। कभी भी वो बाउंडेशन अपने दिमाग में नहीं होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट जो है ना महंगा है तो नहीं बिकेगा, ये प्रोजेक्ट का लोकेशन अच्छा नहीं है। अरे मैं आकृति में फ्लैट सेल किया, उसमें क्या था कि सामने वाले को क्या हो रहा है, अच्छा प्रोग्राम का आवाज़ आ रहा है सबको। सामने वाले को एक बार बोल चुका वो कि 1 करोड़ रुपए में मैं बेचूंगा, ठीक है, और उसके बाद 1 करोड़ रुपया बोला हुआ, बताया हुआ, प्राइज हो गया डन, टोकन नहीं हुआ। दूसरे दिन बोला यार मेरी वाइफ से झगड़ा हो गया है, मेरे को 1 करोड़ 15 लाख में बेचने का है। और फिर बायर को मैंने बोला कि यार सर वो फ्लैट आप नहीं ले पाएंगे, मतलब नहीं रहेगा। अच्छा, ये मेरी मिथ थी, 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि आप नहीं ले पाएंगे। बोले बात क्या हुआ वो तो बताओ। बोला सर उसकी वाइफ का झगड़ा हो गया लोन वोन का, वो बोल रहा है कि 1 करोड़ 15 लाख के नीचे मुझे बेचना नहीं है। तो बोला नहीं यार वो प्रॉपर्टी तो मुझे लेना ही है। मैं बोला क्यों लेना है सर? वहाँ पे क्या है ना, एक बार फैमिली ने देख लिया है, मेरा एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट हो गया है ना, एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया है। मेरी बेटी को पसंद आ गया है, बेटी मेरी लंदन चली गई है और अब मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ, एक बार मेरी मीटिंग कराओ। और जब वो दोबारा मीटिंग हुआ तो 1 करोड़ 12 लाख में फाइनल हुआ। 12 लाख रुपये वो पार्टी बढ़ गया वो प्रॉपर्टी को देने के लिए, समझ रहे? तो इससे समझ में ये आ रहा है कि कस्टमर कुछ भी कर सकते हैं, इसमें लेट हिम डिसाइड। हम डिसाइड नहीं करेंगे कि क्या करना है, कस्टमर क्या लेगा क्या नहीं लेगा। अगर कस्टमर का आप बजट है, थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करोगे उसको ना, कस्टमर के बजट को देखोगे, समझोगे, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि कहाँ बिठाना है। आप वहाँ जाके बिठाओ, उसके बाद उनको समझो वो क्या ऑफ़र कर रहा है, क्या है कि हम CPs का वैल्यू जो है कितना है। हम लोग समझते हैं कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कस्टमर हमारी सुन रहा है, हमारी एक लेवल तक ही सुनता है। जब वो एक बार बिल्डर के साथ में बैठता है तो वो सोचता है कि फिर बिल्डर किंग और मैं किंग, एक बार CP साइड। तो वहाँ पे अपना रोल क्या करना है आपको समझ में आना चाहिए। वहाँ पे हम आगे बढ़ के बोलेंगे नहीं सर ये महंगा है सस्ता है ना, तो हमारे ही पैसा नुकसान हो जाता है, हमारा ही टाइम ख़राब होता है, हमारा ही कुछ होता है। नहीं सर बिल्कुल ऐसे क्लाइंट ऐसे करना, हाँ ये करना ही नहीं है अपने को। और सबसे बड़ा रीजन वो है कि मुझे जो है ना बकेट से गिरे हैं जो क्लाइंट्स के वो 1.1 नहीं, वो समझा मैं आपकी बात, आपके सब्जेक्ट को लेके। अच्छा, ये करण भाई आपका ही नहीं है, ये पहले मैंने तो अभी एक एग्जांपल दिया ताकि आप ये बात निकल आए। ये मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग 4-5 सेल्स वाले बीच में, अरे वो महंगा है क्या बिकेगा वो, क्योंकि सर वो अपने बैकग्राउंड में जो डेटा चल रहा है उनके जहन में, उनके साथ तो कंपेयर करके बोल रहा होगा। जैसे मैं बोल रहा हाँ, अभी देखो वाला क्लाइंट के लिए डेफिनेटली महंगा है। भाईंदर, सुनिए, ऊपर जाएगा। भाईंदर वेस्ट में मैक्सेस के पीछे एक बिल्डिंग बना हुआ है, ज़्यादा नहीं 7-7 माले की बिल्डिंगें हैं, लेकिन वहाँ क्या है सबसे बढ़िया चीज़ क्या है ना, उसमें एक 20 करोड़ का या 10-12 करोड़ के बजट में जैन मंदिर बना हुआ है। अब वो जैन मंदिर के वजह से वहाँ पे डेवलपर ने 25-25 लाख रुपए बढ़ा के सारा फ्लैट बेचा उसने। कम से कम उस कॉम्प्लेक्स में 4000 फ्लैट होगा। एक जैन बाबा आए, दुकान का अपना मंदिर का ओपनिंग किया और बढ़िया 1 हफ्ते का स्टे किया, खाना वाना खिलाया, और बिल्डर ने सब स्ट्रेटेजी बनाया था वो। एक जैन बाबा को बुलाओ, सिद्ध बाबा आए, मंदिर का पूजा किया, खाना वाना खिलाया, सब कुछ किया, उसके बाद 30 लाख रुपए भाव बढ़ गया उसका, है ना। तो कुछ क्राइटेरिया कस्टमर को कुछ नहीं बोल सकते कि क्यों वो ले लेगा वहाँ पे, क्यों वो 10-20 लाख रुपए दे देगा वहाँ पे। कुछ रिलेटिव है मेरे वहाँ पे, इसके लिए मैं दे दूँगा।
मेरा मंदिर है वहाँ पे, मेरा मस्जिद है वहाँ पे, मेरा गुरुद्वारा है, मेरा वहाँ पे चर्च है, मेरा ये है, मेरा वो है, क्या अटैचमेंट है किसके लिए? देखो, कस्टमर अपनी सुविधाओं का गुलाम होता है, ना कि पैसे का। अगर उसकी सुविधा मिल गई, अगर उसको क्राइटेरिया बैठ गया तो 5 लाख 10 लाख रुपए ज़्यादा देके आ जाएगा। समझे क्या? तो उसको आपको पैसा एक साइड में रख के पहले उसको उसकी सुविधाओं को, उसकी साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा, उसके चॉइस को समझना पड़ेगा और उसी के ऊपर काम करना है। पैसा तो वो अपने आप निकाल के लेके आएगा। एक बार आप उसके मन के लायक चीज़ दिखा दो, करवा दो, अपने आप वो पैसा लेके आएगा। नहीं होगा उसके पास तो कर्जा लेके आएगा, लोन लेके आएगा, सोना बेच के आएगा। भाई ये मेरे फैमिली ने बोला है, मेरे समाज, आखिर आदमी पैसा कमाता ही क्यों है? इसीलिए तो कमा रहा है ना, कि अपनी इच्छाओं को पूरी कर सके, और वही नहीं हुआ तो मतलब क्या फिर? तो ये चीज़ से अपने को ऊपर उठना है। इसका बजट नहीं है, या ये प्रॉपर्टी नहीं लेगा, या ये महंगा है, ये सस्ता है। अभी इसी बोरीवली कांदीवली में कहीं पे 20,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में प्रॉपर्टी बेच रहे हैं डेवलपर, कहीं 22,000 में बेच रहे हैं, कहीं 25,000, कहीं 28,000, कहीं 32,000 में भी बेच रहे हैं। बराबर ना गिरीश? अभी गोदरेज क्या भाव में बेच रहा है? कोटिंग क्या कर रहा है वो? हाँ, रिजर्व सोचो, 32,000 रुपया आज के डेट में अंधेरी के प्राइम लोकेशन का भाव है, और ये कांदीवली में बेच रहे हैं। और ऐसा नहीं कि बहुत तेल लगा रहे हैं या बहुत मार्केटिंग कर रहे हैं, एकदम मस्के के जैसा प्रॉपर्टी कट रहा है उनका। प्लस पॉइंट क्या है? हाईवे के पास है, बाजू में मॉल है, बाजू में थिएटर है, बाजू में मेट्रो है, बाजू में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, व्यू उसका बहुत अच्छा है, स्टेशन पास में है, संजय गांधी नेशनल पार्क यानी माउंटेन व्यू फ्लैट्स हैं, 51 स्टोरी का 6 टावर, कितना टावर बना रहा है? हाँ, 6 टावर बना रहा है। क्या वो फील दिया है अंदर, कुछ आप अगर अंदर पहुंच जाओ ऐसा लगेगा कि आप दूसरे ही लोक में पहुंच गए, दूसरी दुनिया में पहुंच गए। तो आदमी अपने सुविधाओं का गुलाम है। अगर आप उसको सही सुविधा तक पहुंचा दिए, सही चीज़ तक पहुंचा दिए, वो खुद पैसा निकाल के लेके आएगा। ठीक है? तो ये अपन ये मान्यता से आज के बाद ऊपर उठ जाएंगे कि कौन सा कस्टमर क्या लेगा। महंगा है, हम डिसाइड करने वाले कोई है ही नहीं महंगा और सस्ता, वो कस्टमर को ही डिसाइड करने दो। कस्टमर को खाली जगह पे पहुंचा दो बस। अच्छा, रीसेल का डील अगली बार कुछ पॉइंट अधूरा रह गया था, है ना, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्योंकि कई बार अभी सुनील भाई के साथ, सुनील भाई यहीं इधर, अरे फ्रंट में आओ, दिख ही नहीं रहे आपका चेहरा। ले लो सेंटर चेयर ले लो, अभी आपकी ज़रूरत है। चेयर नहीं है तो चेयर अंदर से लेके आओ। अच्छा, सुनील भाई का भी केस क्या हो गया कि नया में उन्होंने बुकिंग किया और रीसेल के प्रोसेस में चला गया। वो इन्वेस्टर का फ्लैट अभी देना है, तो रीसेल का प्रोसेस क्या है, कितने लोग को कंप्लीट स्टार्ट से लेके, यानी कि प्रॉपर्टी दिखाने से लेके ब्रोकरेज लेने तक मालूम है? एक बार हाथ ऊपर करिए, और किसको नहीं मालूम है वो लोग हाथ ऊपर करिए, तो फिर मैं आगे बताऊँ क्या है क्या नहीं है। रीसेल का डील स्टार्ट से लेके एंड तक का प्रोसेस क्या है, न किनको नहीं मालूम है? 2 ही जन, 3 4 5 6 7, चलो ठीक है। अभी आप जब कभी डेवलपर के पास जाते हैं ना, तो डेवलपर में जो बायबैक में प्रॉपर्टी आती है, बायबैक का मतलब समझते हैं? हाँ, आगे बताओ, आओ फ्रंट पे आओ, जल्दी आओ फटाफट, दो माइक दो इनको। बायबैक का मतलब और किसको किसको मालूम है? किसी को भी नहीं? हाँ, देखिए क्या है ना, आप अभी रियल एस्टेट में आ रहे हैं, तो रियल एस्टेट में ये सब शब्दों का मतलब समझना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग बाज़ार में क्या बेचते हैं? अपना एक्सपीरियंस और अपने वर्ड। आपके वर्ड के ऊपर इतना कंट्रोल रहना चाहिए, एक वर्ड भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कस्टमर को एकदम ट्रस्ट आ जाना चाहिए कि यही बंदा है जो काम कर सकता है। आपको इसके ऊपर पूरा सुनना, एक्सपेरिमेंट करना, समझना, एक वर्ड में भी लड़खड़ाहट नहीं होनी चाहिए। आपके पास कोई पूंजी नहीं है बेचने के लिए, आपके पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन है और वर्ड है। आपको उसमें एकदम परफेक्ट होना चाहिए। बायबैक का मतलब क्या होता है बताइए? बायबैक का मतलब होता है जिस बिल्डर से उसने इन्वेस्टर ने पहले खरीदा होता है, फिर वो बिल्डर उससे ही खरीद के अपने को बेचता है। करेक्ट। वो क्या करता है?
वो खरीद लेता है फिर से। भाई इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर ने अगर 50 प्रॉपर्टी लिया है, 1000 फ्लैट का अगर कॉम्प्लेक्स है, 50 प्रॉपर्टी लिया है तो 50 प्रॉपर्टी वो वापस रिवर्ट ले लेगा, बायबैक कर लेगा और फिर वो अपने भाव से बेचेगा। लेकिन वहाँ पे एग्रीमेंट बन जाता है रीसेल का। अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो रीसेल का एग्रीमेंट बनेगा। रीसेल के एग्रीमेंट के लिए प्रोसेस क्या है वो समझना ज़रूरी है। वो थोड़ा सा 10-15 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अरे मेरे लिए भी एक चेयर लेके आओ कोई, है ना पीछे। हाँ, रीसेल में सबसे पहले तो चलो प्रॉपर्टी दिखाने वाला मामला है, उतना तक तो ठीक है। जब प्रॉपर्टी दिखाने जाते हैं ना रीसेल का, तो रीसेल में ज़्यादातर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी रहता है, बराबर। उसमें कोई अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं रहता है। तो आप अगर देखने जा रहे हैं तो जब आप प्रॉपर्टी दिखाने जाते हो ना, प्रॉपर्टी जब शो करने जाते हो तो कई बार मैंने क्या देखा है देखते ही रहते हैं। नहीं, प्रॉपर्टी जब दिखाने जाते हैं तो क्या देखते हैं कि चलो कॉम्प्लेक्स रेडी है, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, जिम्नासियम वगैरह वगैरह वगैरह। और बहुत सारे ब्रोकर ना अपना टाइम बचाने के चक्कर में और गड़बड़ क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स पूरा नहीं दिखाते। आप जब रीसेल दिखाने जाते हो ना तो इन डिटेल उसको बताओ कि भाई ये प्रॉपर्टी है। उसके बाद आप बाहर निकलो, क्लब हाउस दिखाओ, जिम्नासियम दिखाओ, स्विमिंग पूल दिखाओ, गार्डन दिखाओ, ओपन स्पेस दिखाओ। साथ ही साथ जब बाहर निकलते हैं तो उसको कनेक्टिविटी भी एक्सप्लेन करो। भाई आप जानते हो, वो नहीं जानता है, वो पहली बार आया है, बराबर। आपको मालूम है कि आप वहाँ पे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार दिखा चुके हो। इवन उस एरिया में आपका ऑफिस है, आपका दुकान है, आप वहाँ रहते हो, तो आपको सब मालूम है XYZ। लेकिन उसको थोड़ी मालूम है, वो तो कांदीवली से आ रहा है, अंधेरी से आ रहा है, बेंड्रा से आ रहा है, सेंटा क्रूज से आ रहा है। उसको क्या पता है कि यहाँ पे अच्छा ऐसा भी है। आपके वर्ड अगर आप बोलते हो ना सर यहाँ स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस है, गार्डन है, तो वो ऐसा सुनता है और ऐसा निकाल देता है। घंटा कुछ नहीं याद रहने वाला उसको। हमारे दिमाग में यानी कि हमारे माइंड का नॉर्मल एक प्रोसेस है, आप जो सुनते हो वो भूल जाते हो, देखते हो वो याद रहता है, जब आप करते हो तो वो समझ में आता है, ठीक है। तो जब तक आप उसको एक्सपीरियंस तक लेके नहीं जाओगे ना तब तक वो समझेगा नहीं। भले टाइम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को क्या लगता है प्रोसेस पूरा दिखाने में, समझाने में ना टाइम जाएगा। अरे टाइम जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी तू क्या भाव 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 भागता रह जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। नहीं देखिए सीपी ब्रोकर को अभी मैं सर्वे करने के लिए जो बात करता हूँ ना, सर्वे पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ कि हाँ समझा सर्वे करने के लिए मैं जोर क्यों दे रहा हूँ कि सर्वे करने का मतलब आप जब जाते हो ना तो आपको सब चीज़ें खुद से जाओ, किसी के साथ में नहीं। तो खुद से जाने के बाद क्या होगा, एक तो आपको रास्ते का पता चलेगा, लोकेशन का पता चलेगा, है ना। खुद से मोटरसाइकिल से ट्रैक करते जाओगे ना तो थोड़ा दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा और चीज़ों को समझते चले जाओगे। कोई अगर साथ में लेके गया, वो जाके पहुंचा दिया, आपका दिमाग तो ब्लैंक है, आप मोबाइल में घुसे हो, क्या समझ में आएगा आपको। आप जब खुद से प्रोजेक्ट सर्वे करो, उसके बाद वहाँ जाने के बाद जितनी चीज़ें रेडी है जो सेल्स वाले ने दिखाया, ठीक है, खुद से भी सब देख के आओ, खुद से अच्छे से रिसर्च करके आओ, तो उसके बारे में आप बेटर एक्सप्लेन कर पाओगे। क्या होता है ना, जिस जगह पे अपन पहुंच जाते हैं ना, वहाँ पे जहाँ पे अपन लात रख देते हैं, वहाँ पे अलग ही एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको जाके पूरा प्रोजेक्ट देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और खुद जब समझे रहोगे तो फिर जब कस्टमर आता है तो उसको आप पूरा दिखाओ। वहाँ पे क्या होता है, आपका मेहनत जो फ्लैट दिखाने में है 1 गुना है, वहाँ पे आपको बढ़ जाएगा 3 गुना। लेकिन वो 3 गुना वो जो रिजल्ट है ना, उसका आपको जितना आप 4 गुना 5 गुना मेहनत करोगे, उसका 1 या 2 विजिट में काम हो जाता है। पूरा प्रोजेक्ट शो करना ज़रूरी है। रीसेल के डील में सबसे पहला स्टेप, अगर प्रॉपर्टी दिखाने जा रहे हो तो ये बहुत सारे ब्रोकर का मिस्टेक है, इवन मैं खुद मिस्टेक कर चुका हूँ। एक बार वो आया फ्लैट देखने के लिए, थोड़ा सा उसको समझ में आया 10%, तो दूसरी बार आया फिर पूरा प्रोजेक्ट देखने के लिए, फिर तीसरी बार बोला यार एक बार एक काम करो, फिर से वो फ्लैट दिखाओ पूरा। 3 बार उसने देखा, चौथी बार अगर मैं पहली विजिट में ही सब करवा देता तो बात ख़त्म हो जाती। और पूरी फैमिली आए थे वो लोग, 4 बार 5 बार देखा देखी हुआ, फिर जाके 6वीं बार मीटिंग हुआ और फाइनल हुआ। तो ये जो 5-6 बार वाला मामला है ना, वो मैं 2 बार में ख़त्म कर सकता था। एक बार जब वो सिंगल आया तब पूरा दिखा के, दूसरी बार वो फैमिली के साथ में आया तब दिखा के, बस। तो 6 बार वाला काम, 6 बार वाला टाइम, एनर्जी सब सेव होके तीसरी बार क्लोज। पूरा प्रोजेक्ट दिखाना है पहला।
फुल प्रोजेक्ट उसको शो करना है। एक दूसरा, जब आप प्रॉपर्टी दिखाते हो ना, तो अब इसमें मैं एक सब्जेक्ट और लेके आ रहा हूँ कि जिससे कस्टमर अगर आता है तो हम क्या करते हैं, चलो 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 दिखाएंगे 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 दिखाएंगे, चलो 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 दिखाएंगे। बस कस्टमर को समझने में आप बिल्कुल समय नहीं देते। कस्टमर को समझना बहुत ज़रूरी है, वो कहाँ रह रहा है। कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो उसको समझना है उसका पैसा कितना उसके जेब में है, अभी कितना है, कितना वो लोन ले सकता है, कितना उसका। अच्छा, कुछ कस्टमर अगर बोलते हैं कि जो नए लोग हैं इस चीज़ को समझ लें, पुराने तो थोड़ा बहुत मालूम है, अगर किनका कुछ क्राइटेरिया होता है जिनका सेल ऑफ प्रॉपर्टी होता है। सेल ऑफ प्रॉपर्टी वाले जो कस्टमर हैं उनको आप बहुत एग्रेसिवली ना ही ध्यान दें तो ठीक है। सेल ऑफ प्रॉपर्टी वाले को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक आध प्रॉपर्टी उसको आप आइडिया के लिए बता दो कि सर यहाँ पे ये प्रॉपर्टी का बजट इतना आएगा, ये प्रॉपर्टी का बजट इतना आएगा, ये प्रॉपर्टी का बजट इतना आएगा। एक दो प्रॉपर्टी दिखा के उसके बाद किसी तरह से उनको बोलो कि सामने वाला पहला प्रॉपर्टी बेच ले लो, आपको उसके हाथ में लिक्विड मनी आ जाए। क्योंकि मैं क्या देखा हूँ, अगर कस्टमर ने, हमने उसको घुमा दिया, दिखा दिया, समझा दिया, सब कर लिया, उसके बाद प्रॉपर्टी पसंद भी आ गया और प्रॉपर्टी पसंद आने के बाद अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। अब वो क्या बोलेगा, अरे यार मेरा पिछला प्रॉपर्टी ना बेचने का है, और पिछला प्रॉपर्टी बेचने का है। और होता क्या है, जब तक वो प्रॉपर्टी बेचने जाता है 3-4 महीना उसको प्रॉपर्टी बेचने में लगेगा, तब तक मालूम पड़ा कि जो प्रॉपर्टी सेलेक्ट किया वो भी बिक जाता है। तो फिर उसके बाद जीरो से शुरू करना पड़ता है। जिसका सेल ऑफ प्रॉपर्टी है उसके ऊपर एक दो प्रॉपर्टी दिखा दिया आइडिया के लिए, देखो नाराज़ भी नहीं करना है, ग्राहक है वो आए नहीं तो कल लेंगे, कल नहीं तो परसों लेंगे। एक दो प्रॉपर्टी आइडिया के लिए दिखा दो, उसके बाद बोलो कि सर देखो क्या है। यही सेम पॉइंट आप उनको मारना है। कोई भी चीज़ें ना अपने ऊपर जब आप ले लोगे ना तो कस्टमर बोलेगा ये ईगो वाला आदमी है। अच्छा, एक पॉइंट मैंने और इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, वीडियो जो कस्टमर मांगते हैं, है ना, तो वीडियो का सामना करने के लिए सेल्स में काफ़ी लोग आए कि सर वो वीडियो मांग रहा है, क्या करूँ, कहाँ से लेके आऊँ, वीडियो दो वीडियो दो वीडियो दो वीडियो दो। भाई देखो ऐसा है ना, जितना प्रॉपर्टी हम लोग सेल कर रहे हैं ना, सबका वीडियो हम नहीं ले सकते। अब वो बिल्डर या कस्टमर एग्री भी है ना तो भी सबका वीडियो नहीं ले सकते हम लोग। हज़ारों प्रॉपर्टी है, मैं वीडियो उसी प्रॉपर्टी का बनाता हूँ जिसमें मुझे लगता है कि ये मार्केट प्राइस से ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है। और अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसकी कोई यूनिकनेस है, उसकी कोई अलग से वैल्यू है, तो ही मैं उसके वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, अब मैं सबका जाके वीडियो बना के नहीं भेज पाऊँगा। तो वहाँ पे क्या है, अगर आप कस्टमर से बोलोगे ना कि सर मैं आपको वीडियो नहीं भेज पाऊँगा, तो कस्टमर क्या समझता है, अरे यार ये ब्रोकर बड़ा ईगो वाला है, इसको मैंने बोला वीडियो भेजने के लिए, मैं 1 करोड़ रुपये जेब में डाल के बैठा हूँ, मैं क्या पागल हूँ, ये मुझे एक वीडियो नहीं भेज सकता। तो अपने सर पे तो लेना ही नहीं है। अब इसके लिए क्या करेंगे आप, जवाब एक जन कोई भी दो जवाब। ये अपने सर पे आपको नहीं लेना है कि मैं वीडियो नहीं भेजूंगा, नहीं। क्या मैंने जो यूज़ करता हूँ ना उसमें देखता हूँ एकदम कस्टमर तुरंत कंफर्टेबल हो जाता है। क्या भाई ये बिल्डर जो है ना, बिल्डर वीडियो अलाउ नहीं कर रहा है, कस्टमर वीडियो अलाउ नहीं कर रहा है, तो मैं आपको वो वीडियो नहीं भेज पाऊँगा या फोटोग्राफ्स नहीं भेज पाऊँगा। ईजी है ना, कस्टमर कंफर्टेबल हो जाएगा, उसको लगेगा अच्छा ब्रोकर तो डाउन टू अर्थ है, वो तो मेरी सेवा करने के लिए तैयार है, कस्टमर दुकानदार तो तैयार है, लेकिन यार अगर ऑनर ही नहीं दे रहा है तो वो क्या कर सकता है। यहाँ पे आप एकदम सरस हो जाएंगे, कस्टमर की नज़र में बहुत अच्छा बन जाएंगे, और वही अपने को करना है। आए दिनों देख रहा हूँ कि सेल्स वाले आ रहे हैं, अभी तो अपन ग्रुप में बैठे हैं। प्रियंका तुम भी याद रखना, श्रावणी ये जो पॉइंट बोल रहा हूँ ये आपको भी सेल्स में आएगा। अच्छा, इनका नाम क्या है, अनु। सेल्स का ये जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को भी आएगा कि वीडियो भेज दो, फोटो भेज दो, बराबर आता है ना। इसका जवाब क्या देना है, देखो माइक उसको दो, थोड़ा आवाज़ इधर तक आना चाहिए। फिंगर वाला माइक भी प्रशांत उसमें लगा दो अगर लगता है तो। खड़ी होके बोलो, जितनी ताकत लगा सब ताकत लगा के बोलो। हेलो सर, अभी मेरे पास जो आते हैं तो मैं तो उनको ये आंसर करती हूँ कि सेल्स पर्सन के पास अगर होगा तो वो। नहीं, सेल्स पर्सन तो है ही,
लेकिन स्ट्रांग जवाब देना, अभी सेल्स पर्सन है तो सेल्स पर्सन से मैडम आप एक काम करो ना, सेल्स पर्सन लेके आप ही मुझे भेज दो ना, तो क्या करोगी? हाँ ऐसे बोलते हैं। नहीं, अभी क्या है यहाँ पे कस्टमर को ना कैसा लगेगा कि जानते हैं कि आप सही से जवाब नहीं दे रहे हैं या सही से हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। कस्टमर को अगर 1% भी फीलिंग ये आ गया कि ये मेरे लिए ठीक से काम नहीं कर रहा, तो दोबारा आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, दोबारा आपको जवाब नहीं देगा। उसको 1% भी ये फील नहीं आने देना है कि हम आपके लिए तैयार नहीं हैं, और रियल में तैयार भी रहना है। ऐसा नहीं कि मतलब खाली बोलना ही है, तैयार तो हम लोग रहते ही हैं, इतने भाग दौड़ काम कर ही रहे हैं। वहाँ पे आपको दूसरा स्ट्रेटेजी यूज़ करना है। क्या? अपने सर पे तो लो ही मत, क्लियर है? आपको ये दिखाना नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे, आपको ये बताना है कि सर बिल्डर कंफर्टेबल नहीं है उस वीडियोस के लिए देने के लिए। और कई बार ऐसा होता भी है, रियल भी होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बार कस्टमर को ये लगना चाहिए कि अच्छा ये लोग तो एग्री है, ये लोग मेहनत करने के लिए रेडी है, ये लोग के मतलब सेवा में कोई कमी नहीं है। अगर सामने वाला ही नहीं दे रहा है तो क्या कर सकते हैं? और इसमें क्या होगा कि आप सरस हो जाएंगे, है ना? तीनों जन को समझ में आ गया, जो लोग सेल से थोड़ा जुड़े हुए हैं। तो अगली बार जवाब यही होना चाहिए कि बिल्डर का प्रॉपर्टी हो तो सर बिल्डर थोड़ा वो वीडियो के लिए दिक्कत दे रहे हैं, अभी दिक्कत मतलब अभी वो वीडियो शूट के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हम तो अभी आपको तुरंत भेज दें, हम तो एकदम एग्री है, चारों हाथ पाँव से एग्री है। और अगर रीसेल की प्रॉपर्टी है तो कस्टमर अलाउ नहीं कर रहे, नहीं तो मैं तो भेज ही दूँ। फिर भी अगर कस्टमर अलाउ करते हैं तो मैं भेजता हूँ, तब तक आप एक काम करिए, टाइम निकाल के प्रॉपर्टी आके देख लो आप। अच्छा, अब हम लोग रीसेल के प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो जनरली जो बात होता है ना बाहर कि अरे ब्रोकर बनने में क्या है, आसान है, हलवा है, एक आध तुक्का लग जाता है ना प्रॉपर्टी सेल में कितने लोग समझते हैं कि एक आध तुक्का लग गया किसी रिलेटिव का प्रॉपर्टी दिखा दिए, डील हो गया 10-20 हज़ार रुपये अगर कहा गया 10-20 साल 2 साल में, तो कुछ नहीं है ये। लेकिन देखो क्या है ना, वो तुक्का वाली चीज़ ठीक है, संजोग और तुक्का एक आध में लग गया 10-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये आ गया, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको रेगुलर एवरी वीक एवरी मंथ पैसा कमाना है तो चीज़ों को आपको सीखना ही पड़ेगा, हर एक टिप्स एंड ट्रिक्स समझना पड़ेगा कि ब्रोकर रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें थियरी और प्रैक्टिकल सीखने के लिए है। और मैं ये चीज़ें इसलिए सिखा रहा हूँ कि मैं इस लेवल से गुजर चुका हूँ, और जो लोग सपने देखते हैं जितना डील का उतना मैं कर चुका हूँ खुद। एक महीने में 10-10 प्रॉपर्टी सेल किया है, 9 प्रॉपर्टी मैंने सेल किया है, 10-10 लाख रुपए मैंने रेवेन्यू जनरेट किया है। 10 लाख रुपए रेवेन्यू जनरेट करना किसी कंपनी में, कौन आवाज़ आ रहा है? हाँ नहीं, फ़ोन पे कौन बात कर, कौन है? जाओ उधर बात करो, बाहर बीच में पार्टी कर रहे हैं। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाँ, अब तुक्का लगना अलग बात है और रेगुलर प्रोसेस में काम करके पैसा कमाते रहना ये अलग बात है। 8 से 10 लाख रुपया रेवेन्यू जनरेट किया है मैंने। आपको एक बार बता दूं कि 8 से 10 लाख रुपया कमाने के लिए किसी कंपनी में क्या क्या चाहिए, वो आप लोग, कुछ लोग MBA हैं, इंजीनियर हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कितना है पता नहीं, लेकिन क्या चाहिए कंपनी को, क्या काबिलियत चाहिए, कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तब जाके 5 लाख रुपए सैलरी देते हैं, वो आप समझ ही रहे। लेकिन 10 लाख रुपए रेवेन्यू जनरेट किया था मैंने लास्ट, और उसके बावजूद भी ये हो गया कि एक्स्ट्रा कस्टमर हो गया और उसका मैंने 3 लाख रुपए खो दिया। आकृति में वो आया, आकृति में आने के बाद बोला दुकान चाहिए, और दुकान मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि उनको मैं अटेंड करूं और डेवलपर के ऑफिस में जाके खाली बस विजिट करा दूं, इतना मेरे पास फुर्सत नहीं था, जिसके वजह से 1.5 करोड़ का वैल्यू का दुकान, 2% ब्रोकरेज, 3 लाख रुपए मेरे हाथ से क्यों छटक गया। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपने साथ में अब लोगों को जोड़ना चाहिए, वो भी कमाए और मैं भी कमाऊँ, है ना। तो अब सेल ऑफ प्रॉपर्टी का फंडा समझ में तो आ ही गया, कितना ध्यान देना है सेल ऑफ कस्टमर पे। अब कुछ कस्टमर आएंगे, बोलेंगे कि यार मेरे पास अभी 10 से 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट है, अब मुझे पता ही नहीं है कि लोन कितना होना है मेरा। अच्छा, लोन के ऊपर कितने लोग एकदम क्लियर हो चुके हैं कि लोन का कितना किसका होएगा बता देंगे इजीली? सब लोग एकदम क्लियर हैं? कितने लोग क्लियर नहीं है वो लोग हाथ उठाओ, शर्मा मत, चीज़ें सीखने मिल जाएगा, अगली बार अप्लाई करने का आसान हो जाएगा। कुमार भाई और बाकी नए लोग
लोन के बारे में कुछ पता है कि कितना कितना लोन होएगा? नहीं। देखो कुछ चीज़ें आपको गौर करना पड़ेगा प्रॉपर्टी दिलाने से पहले। कस्टमर को 4-5 चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे लोन, हेलो, बजट, लोकेलिटी, कास्टिज्म, कास्ट यानी कि जाति, प्रीवियस प्रॉपर्टी एक्सपीरियंस मतलब जहाँ वो रह रहे हैं, किस तरह के जगह पे रह रहे हैं, उनका प्रोफाइल, जॉब, बिजनेस, स्कूल, कॉलेज, कनेक्टिविटी फॉर किड्स। वेज नॉन वेज का बड़ा ये चल रहा है कि कहाँ पे वेज वाले को देंगे और कहाँ पे नॉन वेज वाले को देंगे, आजकल बड़ा ये चल रहा है। और एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट और सेल्फ यूज़। ये सारे पॉइंट से एग्री हैं सब लोग? जो मैंने बोला है थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इसको ब्रीफ में। और कुछ पॉइंट बाकी है हिरन? रीसेल में आपने क्या पॉइंट कवर किया है, कोई बताएगा? हाँ, रीसेल में अभी आते हैं ना। अभी ये तो पहला स्टेप है, कस्टमर से आपको रिक्वायरमेंट तो समझना पड़ेगा ना, है ना। उसके बाद फिर आज यही रीसेल का ही चलेगा, क्योंकि ये एक बार समझना सब ज़रूरी है। ब्लैक एंड वाइट भी समझेंगे, ये पूरे 2 घंटे के सेशन में यही कवर करना है। अभी ये कस्टमर मिलने के बाद, अब कस्टमर आपको जो भी सोर्स से मिले, कॉलिंग से मिल जाए या लाइव लीड मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, उसके बाद अब क्या है ना, कस्टमर जैसे आपको कुछ भी उसने फ़ोन पे बोला हो, देखो फ़ोन पे कस्टमर बोलता है और सामने आप मीटिंग करके जब इन्फॉर्मेशन लेते हो ना, तो बहुत फ़र्क हो जाता है चीज़ें, पूरी सिनेरियो बदल जाता है। मैंने कितनी बार देखा है, कस्टमर बोल रहे हैं मैं स्टेशन से आऊँगा तो मुझे 50 रुपये रिक्शे का भाड़ा चाहिए, और उसके बाद जब वो इधर से इधर आता है, ऑफिस में पहुंचता है, प्रेजेंटेशन ताम झाम देखता है, ट्रस्ट बनता है, तो बोले सर रहने दो, ज़रूरत नहीं है सब। तो जब चीज़ें कस्टमर से आप मिलते हो, कस्टमर हमारे स्पॉट पे आता है और जेन्युइनिटी देखता है, चीज़ों को देखता है, तो उसका पूरा थॉट प्रोसेस पलट जाता है ना। अब लोन का बेसिक फंडा मैंने बताया है, और नहीं बताया तो मैं एक मिनट में बता देता हूँ कि कैसे। अगर कोई कस्टमर बोलता है कि मेरा लोन कितना होएगा, अगर मेरी 1 लाख रुपए की कमाई है और 20 साल के लिए लोन लेना है, 20 साल यानी 20 साल और 25 साल और 30 साल, यानी कि 70 साल तक कंसिडर होता है लोन के लिए एज, है ना। अगर वो 40 साल का है तो 30 साल तक का मिल सकता है, अगर वो 50 साल का है तो 20 साल तक के लिए लोन उसको मिल सकता है, 25 साल के लिए लोन मिल सकता है, बराबर। उसमें पुराने लोग जानते भी हैं। और अब उसकी कमाई से लोन का कैसे निकालेंगे कि भाई अगर कस्टमर है, अगर कोई उसका 1 लाख रुपए की इनकम है, तो उसको 20 साल के लिए अगर लोन लेना है, 40 साल का उम्र है और 20 साल के लिए लेना है, तो कितना लोन मिलेगा उसको? सैलरी का 70% ऑफ इनकम डिवाइड बाय 850। ये फार्मूला 70% ऑफ इनकम यानी 1 लाख का 70% कितना हो गया? 70,000 रुपया। 70,000 डिवाइड बाय, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है बैंक का? 8.50, 8.60, 8.40। होम लोन का रेट यही चल रहा है। थोड़ा मार्केट में आपको देखना पड़ेगा, होम लोन वाले से एक बार बात करना, भाई अभी करंट रेट क्या चल रहा है। कभी कभी तो 8% से नीचे भी चला गया था बीच में, लॉकडाउन के बाद गवर्नमेंट पैसा बांट रही थी। उसके बाद फिर उसके पहले 9.5% पे भी चला गया था। तो थोड़ा आपको एक जजमेंट लेना पड़ेगा कि 1 लाख के ऊपर मोटा मोटा 850, 900 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से वो रेशियो चलता है। अब 70,000 अगर उसका मंथली, ये क्या है, बैंक अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो ना, तो बैंक क्या देखती है कि भाई 1 लाख रुपए अगर कमा रहे हो तो 1 लाख रुपए मेरे को EMI नहीं भरोगे आपको 60-70% भरो, 20-30 हज़ार रुपये आपके सर्वाइव के लिए रखो, खाना, कपड़ा, बच्चे, स्कूल, ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए? ये आप 1 लाख रुपए कमा के पूरा भर ही दोगे? नहीं ना। तो वो 30% छोड़ के बाकी 70% आप जो पेमेंट करने के लायक हो, 70% के हिसाब से लोन कितना होएगा, इसको 850 से डिवाइड कर दो। कितना हो रहा है? करो डिवाइड, कल से चालू करो। मनोज, ये जो अमाउंट आया है ना, वो उसको लाख में आप समझ लो कि 82 पॉइंट जो आया है ना, 82 लाख के आसपास उसको लोन हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आप लिख लो।
70% इनकम डिवाइड बाई 850। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि वो उसका लोन कितना होएगा। 80-82 लाख रुपए उसको फंडिंग 20 साल के लिए फॉर 20 ईयर्स। और अगर 30 साल के लिए किसी कारणवश अगर उसका एज है 35-40, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है 10 साल अगर बढ़ेगा ना तो उसका अमाउंट कहीं कहीं एडजस्ट नहीं होता है। कोई कम एज वाला लड़का अगर कम एज वाला कस्टमर आ गए और बोले कि यार क्या हो रहा है कि मेरे को ना ये लोन लेने के बाद भी 7-8 लाख रुपए कम पड़ रहा है ना। अब 7-8 लाख रुपए कम पड़ रहा है ऐसा बोलेंगे तो बोले अरे यार एक काम करो, एक काम कि आप पीरियड बढ़ा दो थोड़ा सा। जो हमारा EMI है, EMI का फुल फॉर्म कितने लोग को मालूम है? कोई हाथ ऊपर करो जिनको मालूम है, ठीक है। जिनको नहीं, और बाकी किसी को नहीं मालूम है? पिछली बार पढ़ाया था मैंने, बताया था सब, कुछ ध्यान ही नहीं है। अभी कस्टमर अगर पूछेगा ये EMI क्या होता है? हाँ, ये देखो कि ये बैंक से हैं, आदित्य बिरला फाइनेंस से हैं। इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, ये बदलाव नहीं आता है, ठीक है। तो अगर उनको फाइनेंस 5-7 लाख रुपए बढ़ाना हो तो आप उसका टाइम पीरियड जो है, अगर वो 40 का एज का है तो 5 से 10 साल अगर बढ़ा देंगे तो 8-10 लाख रुपया उसका बढ़ जाएगा, बराबर ना। अगर पैसा कम पड़ रहा है ना, कई बार ऐसा डील में बैठोगे ना तो अरे सर मेरा तो 20 साल के लिए चाहिए और मेरे को इतना हो रहा है और इससे ज़्यादा बजट ही नहीं है, इसके लिए मेरा डील टूट रहा है। तो वहाँ पे एक सबसे बड़ा जरिया है आपके पास कि सर आपकी एज कितनी है? 35-40। आप एक काम करो, 5 साल का टेन्योर बढ़ा लो। आप समझ में आ रहा है मेरी बातें, मैं जो बोल रहा हूँ? 5 साल का टेन्योर बढ़ा लो आप, 10 साल का टेन्योर बढ़ा लो आप, आपका 8-10 लाख रुपया बजट बढ़ जाएगा, आप डील क्लोज कर लो। ज़्यादातर ये चीज़ें सामना करना पड़ता है, वो करने को आएगा आपको कि 5 लाख रुपए कम पड़ रहा है, 10 लाख रुपए कम पड़ रहा है, नहीं ले पाऊँगा वगैरह वगैरह। अब जब वो घर लेने बैठा है ना, मतलब उसको चॉइस में चीज़ें बैठी हुई है, अब उसको वहाँ डिसीजन लेने बैठा है, आपके लिए रास्ता आपको निकालना है। ये रास्ता मालूम होना चाहिए सब आपको, ट्रिक। लोन क्लियर हो गया? फोन आ रहा है प्रियंका। %70 ऑफ इनकम डिवाइड बाय 850। अब यहाँ से ये डिसाइड हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये लोन का क्राइटेरिया क्लियर हो गया। लोन के बाद प्लस DP। सर जब आप उसको ऐसे फ़ोन पे बात करोगे ना, आपके पास डाउन पेमेंट कितना है, आपका बजट कितना है, ये तो वो टेढ़ा हो जाता है। देखता है मेरा कस्टमर, अरे यार तू मेरी औकात चेक कर रहा है, ये सामना होता है ना सेल्स में। तो फिर थोड़ा वहाँ पे कूल रहो आप, थोड़ा शांति से उनसे बात करो। सर मैं एक अंदाज़ा ले रहा हूँ आपसे, एक बार आप आइए ना। और उसके बाद आप उसको ऑफिस में जब लेके आके और फिर जब बात करोगे ना, जब वो देखेगा ना भाई 2500 स्क्वायर फुट का ऑफिस लेके अपन बैठे हैं, तो अगर वो 10-5 लाख रुपए के लिए थोड़ा भी शर्माएगा नहीं, 10-20 लाख रुपए लेके तुरंत बात करेगा, नहीं यार अभी मेरे हाथ में 20 लाख रुपए है। आपकी हैसियत कितनी है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप वहाँ पे क्या बॉडी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, मिररिंग वो चाहिए। आपके जेब में भले फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन बॉडी में एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, सामने वाला एकदम बराबरी में बात करो आप, तब जाके सामने वाला एक्सप्लेन करेगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बराबरी एटीट्यूड से क्या बेनिफिट है। सामने वाला क्यों कन्विंस होगा? जब तक आप बराबरी की बात नहीं करोगे तब तक कन्विंस नहीं होगा। आप करोड़पति हो, अरबपति हो, भिखारी हो क्या नहीं हो, वो मैटर नहीं करता है। फ्रंट आप क्या बैठे हो वो आपको नहीं जानता है, वो यही जानता है कि मैं आया हूँ ऑफिस में बैठा हूँ, है ना। अब उसको आप पूछेंगे ना कि सर अभी आपका डाउन पेमेंट कितना आपके हाथ में है, तो तुम बहुत कूल तो ठंडे होकर बताएगा वो कि मेरे अभी हाथ में 20-25 लाख रुपया है या 10-15 लाख रुपया है अब, और लोन इतना हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ कि आपका एकदम माइंड में फिगर क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज़ और, लोन में मैं 70% ऑफ इनकम डिवाइड बाय कितना? आवाज़ आता नहीं है, खाना वाना खाए नहीं लगता है, हैं? माइक दूँ? 850। और ये तो हो गया उसका इनकम 1 लाख रुपए का, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ इनकम ऐड होता है। मैं पहले बताया था क्या चीज़ का इनकम? रेंटल। अगर कोई प्रॉपर्टी उसकी रेंट पे चल रही है तो वो एक इसका फिक्स इनकम है जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और कोई इनकम?
हाँ, बिजनेस तो अगर कोई साइड बिजनेस है उसका अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है, कुछ अगर इनकम रेशियो वहाँ पे है तो वो एक ऐड कर सकते हैं। और कुछ, बस ये 2-3 चीज़ें बेसिक। तो ये कभी कभी क्या होता है ना, लोग जो जॉब कर रहे होते हैं, जॉब के अलावा उनकी वाइफ बिजनेस भी कर रही है, उनका बेटा भी कुछ बिजनेस कर रहा है, छोटा मोटा कुछ कर रहा है। अगर उसका ITR है तो ठीक है, नहीं तो एक काम करो, बिजनेस का ट्रांजेक्शन लेके आओ, मैं उसका ITR बना के दे देता हूँ, उसके बेस पे भी 20-25 लाख रुपए आपका बढ़ जाएगा, है ना। तो ये सब क्राइटेरिया भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि वो लाख रुपए कमा रहा है तो उतना ही उसका इनकम है, जरूरी नहीं है। उसके 2-3 इनकम और भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बच्चे का इनकम क्या है, उसके कोई अगर वाइफ बिजनेस कर रही है छोटा मोटा, तो उसका अगर बिजनेस का कुछ टर्नओवर है, 5-10 लाख का साल का टर्नओवर है, तो आप उसका भी ITR बना के उसमें ऐड कर सकते हैं, है ना। तीसरा, प्रॉपर्टी का रेंट कहीं आ रहा है, कोई चॉल है, लीगल प्रॉपर्टी है, तो ये सब उसका फिक्स इनकम में काउंट हो जाएगा, उसका बजट वहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं। ऑन पेपर जितना भी है वो काउंट कर सकते हैं। ऑन पेपर नहीं है तो आपका देखो, कोई अगर रेडी का धंधा लगा रहा है, दुकान अगर लेके बैठा है, तो बना के ले लो आप। अल्टीमेटली अपना फोकस क्या है कि डील क्लोज करना है। अगर 5-10 लाख रुपए कम है तो वहाँ पे आपको ये सब दिमाग चलाना पड़ेगा। अपने पास है ही क्या है, यही है ना, यही तो अपन बेचते हैं ना। अभी आप देखोगे ब्रोकर लोग भले 50,000 रुपये कमा रहे, लेकिन उसका बॉडी एटीट्यूड देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे सबसे बुद्धिमान इंसान है। तो वही तो है अपने पास, और क्या बेचने के लिए, है ना। अब अच्छा, अब ये लोन प्लस डाउन पेमेंट हो गया, तो यहाँ से बजट अपना क्लियर हो गया। अब आपने प्रॉपर्टी दिखाना शुरू किया, अब थोड़ा सा कुछ चीज़ें और भी आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ वो रहता है, किस तरह के लोकेलिटी में रहता है ना, किस तरह के लोगों के बीच में रहता है, सर वेज नॉन वेज, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। अब वो जब आप इतना सब थोड़ा सा पूछोगे ना, ये सब क्राइटेरिया चाहिए तो लिख लो, क्योंकि ये सब आपको जब आप पूछोगे तो कस्टमर थोड़ा सा इरिटेट भी होएगा। तो उसमें आप एक बार उनको ना, अच्छा कस्टमर इरिटेशन तो हमेशा सामना करना पड़ता है हम लोग को, बराबर। लेकिन वैसे सिचुएशन में कस्टमर कितना भी इरिटेट हो जाए, आपने को ठंडे दिमाग से ही सब समझना है कि सर मैं इसलिए ये सब चीज़ें पूछ रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम एनर्जी बच जाए और मेरा भी बच जाए। मालूम पड़ा कि आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, रेसिडेंशियल से उसको कमर्शियल में मूव कर दो। 1 BHK लेने आया है या 3 BHK की बात कर रहा है, उसको आप समझा सकते हो कि यार 3 BHK मत लो। 3 BHK क्यों नहीं लो भाई, क्योंकि 3 BHK जो मैंने क्या देखा है, 3 BHK 4 BHK का प्रॉपर्टी का रेशियो हर जगह नहीं मिलता आपको। बहुत कम बिल्डर 3 BHK 4 BHK आज के डेट में बना रहे हैं। फंडा क्या कर रहे हैं, 1 BHK 2 BHK बना दो, जिसको बड़ा चाहिए उसको जोड़ी बना के दे दो, है ना। अभी इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए 3 BHK 4 BHK जो है ना नुकसान का ही है, जल्दी जल्दी रेंट पे भी नहीं जाता वो और बिकता भी नहीं है वो। तो ये सब आइडिया आपको कस्टमर को देना पड़ेगा, कस्टमर को नहीं मालूम रहता है। मैं देखा हूँ कि कितना भी लगता है अपने को वो बड़ा पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, बड़ी गाड़ी से आया है या बहुत बड़े कंपनी में जॉब करता है, लेकिन वो अपने फील्ड का एक्सपर्ट है, उसको चीज़ें नहीं पता रहती है। जब हम बताते हैं तब लगता है अच्छा ऐसा भी होता है। सर 1 BHK अगर आपको बेचना है ना तो विदिन 1 मंथ में आपको बेच के दे दूँगा। 2 BHK अगर बेचना है ना तो 1 महीने में बेच के दे दूँगा। 3 BHK नहीं बोल सकता हूँ कितना दिन में बेचूँगा। अभी क्लस्टर में मैं परसों वीडियो शूट करने गया था, उसके 3 BHK मैं प्रॉपर्टी देखा था पिछले साल, 1.5 साल पहले, अभी भी वो बिका नहीं है, अभी भी वो वैसे ही पड़ा हुआ है। 3 BHK कस्टमर कंपेयर टू 1 BHK और 2 BHK कम होते हैं, तो 1 और 2 BHK में ही आप बेचने का ज़्यादा प्रयास करिए। इन्वेस्टर्स को आप मूव कर सकते हैं ना, या फिर इन्वेस्टर को ये भी बोल सकते हैं कि यार सर एक काम करो, आपको पर्पस इन्वेस्टमेंट का ही है ना, तो आप कमर्शियल में डाल दो, कमर्शियल में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कमर्शियल में तो बहुत सारा फ़र्क हो जाता है, कंपेयर करेंगे रेसिडेंशियल से। तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में अगर सोसाइटी बिल्डर बना रहा है, बिल्डिंग बनाने के बाद जब सोसाइटी अच्छी तरह से मेंटेन है तो उसका प्राइस बढ़ेगा, है ना, अप्रिशिएट होगा। लेकिन अगर सोसाइटी थोड़ा भी डाउन है और सोसाइटी मेंटेन नहीं हुआ तो फिर देखो फ्लैट का प्राइस बढ़ना रुक जाता है। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज़ से, बराबर ना। जो लोग रीसेल वाले हैं, जो लोग इस सब चीज़ थोड़ा भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो जानते हैं कि तो इसमें आप कस्टमर के लिए क्या कर सकते हो, कस्टमर को बता सकते हैं कि सर आपका पर्पस अगर प्योरली इन्वेस्टमेंट का है तो आप रेसिडेंस में ना डाल के कमर्शियल में डालो। कमर्शियल में क्या होता है, कभी देखना कमर्शियल में ब्रोकरेज ज़्यादा मिलता है,
2% का अगर रेसिडेंस में रहेगा तो कमर्शियल में 3% 4% मिलता है, तो अपने लिए बहुत बेनिफिशियल है। एक दूसरा सामने वाले के लिए भी बेनिफिशियल है। अब उसको ऐसा लगेगा कि यार कमर्शियल का भाव, आप देखना अभी शांति नगर की बात कर रहा हूँ, मीरा रोड से, सब लोग मीरा रोड के ही है ना, हाँ जानते हैं मीरा रोड स्टेशन, सब लोग परिचित है ना। अब मीरा रोड स्टेशन पे मैंने क्या देखा है कि ऊपर की बिल्डिंगें 30-40 साल पुरानी हो गई है, सड़ गई है, 30 लाख 40 लाख 50 लाख में फ्लैट बिक रहा है, लेकिन नीचे की दुकानें 3-3 करोड़ की हो गई है, बराबर है। क्या हुआ है, जब वो बिका था तब 10-10 लाख का बिका था, 8 लाख 10 लाख का बिका था, आज 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए डिमांड कर रहे हैं। क्यों? उनको लेना देना नहीं है बिल्डिंग मेंटेन है कि नहीं है, उनको लेना देना क्या है, फुटफॉल अच्छा है, लोकेशन अच्छा है, सिटी बच चुका है, दुकानें बच चुकी है, फुटफॉल बढ़ चुका है, तो उसका प्राइस कभी कम नहीं होने वाला है। इवन उसका प्राइस दिन बर दिन हर साल 10%, 15%, 10%, 15% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये सब पॉजिटिव पॉइंट आप एज ए इन्वेस्टर्स को बता सकते हो कि सर आप यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे करो। देखो इससे क्या होगा कि एक बार इन्वेस्टर आपके माइंडसेट और आपके एक्सपीरियंस से जुड़ेगा ना, फिर वो आपको जीवन भर छोड़ेगा नहीं कि यार यही एक बंदा है जो मेरे पैसे को सही किनारा दे सकता है और सही एप्रिसिएशन, सही बढ़त दिला सकता है। आपको एक बार उसको साबित करना पड़ेगा। मैंने ऐसे इन्वेस्टर को काम किया है, जो इन्वेस्टर अभी उनकी परिस्थिति ऐसी है कि अगर वो बेंगलोर में भी प्रॉपर्टी लेते हैं ना तो एक बार मुझे पूछते हैं कि विकास भाई यहाँ पे मैं ले रहा हूँ यार, इस तरह का है। अब मेरे को क्या मालूम एबी सिटी बेंगलोर में क्या चल रहा है, और उसके बाद भी मेरे से पूछ रहे नहीं मैं आपको फ़ोन किया हूँ, आपका 5 मिनट टाइम ले रहा हूँ सिर्फ ये पूछने के लिए कि मैं यहाँ पे डालूँ कि नहीं डालूँ। अब मैं उसको क्या वहाँ पे सलाह दूँ, मैं कभी बेंगलोर गया नहीं जीवन में तो ये पूछने का वजह ये है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट मैंने क्रिएट किया। आज उनको दुकान मैंने जो 45 लाख में दिया है, वो दुकान को मुश्किल से 2.5 साल हुआ है, अभी उसकी कीमत हो गया है 1 करोड़ 40 लाख रुपया, सीधा 4 गुने से भी ज़्यादा बढ़ गया। तो वो कहाँ जाएगा वो ट्रस्ट? ये ट्रस्ट, ये चीज़ें आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इसलिए सब बता रहा हूँ कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आता है तो एक तो उसमें क्या है कि अपना भी बेनिफिट होना चाहिए अच्छा, और सामने वाले को, दोनों विन विन के सिचुएशन में चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने वाले को नुकसान करके अपना फ़ायदा कभी तो करना ही नहीं है, फिर ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे अपन? उधर भी तो जवाब देना है ना, कल धंधा करके पैसा कमाना है, साथ ही साथ ऊपर वाले को भी जवाब देना है, वो भी चीज़ बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अब अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए है तो आप मूव कर सकते हैं, अगर उनका खुद का यूज़ है तो ये सब क्राइटेरिया आपके इस्तेमाल में आ जाएगा जो मैंने दिया है। ये चाहिए आप लिख लो, नहीं तो आप दिमाग में समझ लो, क्योंकि ये आसान हो जाता है डील क्लोज करने के लिए। अब ये क्लियर हो गया, इसके बाद आप उसको प्रॉपर्टी दिखाने जाएंगे, पूरा प्रॉपर्टी शो करेंगे, समझाएंगे। अच्छा, कहीं बिल्डर का प्रॉपर्टी दिखा लिया, वहाँ रीसेल का अगर आ गया तो रीसेल के प्रोसेस से, मैंने एमओयू का प्रोसेस में कितने लोग थे उस दिन, जिस दिन मैंने एमओयू एक्सप्लेन किया था? 3-4 लोग ही थे, बाकी सब लोग नए हैं। अच्छा, वो वीडियो देख लेना, वो वीडियो यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिया है एमओयू वाला, वो आप देखना ज़रूर। अब ये एमओयू साइन करना बहुत ज़रूरी है, उसमें मैंने सारा अंडरस्टैंडिंग डाला हूँ। 100 रुपये का स्टाम्प पेपर रहता है, रेवेन्यू स्टाम्प रहता है, मेरा खुद का डिज़ाइन किया हुआ एमओयू है वो। जब आप बिल्डर से जाओ या रीसेल का प्रॉपर्टी करो तो सबसे पहले आप एमओयू साइन करो। देखो, बिल्डर 1000-2000 करोड़ का प्रॉपर्टी लेने बेचा है, बट बैठा हुआ है, उसको आप अगर लाख रुपये 2 लाख रुपये ट्रांसफ़र करोगे ना तो आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं, और वहाँ पे आप एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो। अभी रेरा आने के बाद एक चीज़ इतना स्ट्रिक्ट हो गया है कि रेरा में अगर 1 रुपया भी एक्स्ट्रा आ रहा है, 1 रुपया तो छोड़ो, 50 पैसा भी अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसका हिसाब किताब गवर्नमेंट को, बिल्डर को देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आप न्यू में बुकिंग कराने जाते हो तो कस्टमर डायरेक्ट बिल्डर के एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है, वहाँ पे टेंशन नहीं है कुछ। लेकिन अगर वो रीसेल का प्रॉपर्टी ले रहा है तो वहाँ पे आपको जो भी अमाउंट वो रिलीज़ कर रहा है टोकन वगैरह के लिए, ये पसंद कराने के बाद की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप एमओयू साइन करो 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर पे, उस पर सारा क्राइटेरिया लिखा हुआ है, दोनों पार्टी का सारे पेज पे सिग्नेचर रहता है, रिसिप्ट रहता है, थंब रहता है, फोटोग्राफ्स रहता है। फोटोग्राफ्स अगर नहीं है तो थंब ले लो आप, क्योंकि वो मरने के पहले तक थंब उसका बना रहेगा, जब तक उसका बॉडी जल नहीं जाएगा, है ना। तो थंब और साइन उसमें रहता है। एक तो ये प्रूफ हो गया सबसे बड़ा, उसी में ब्रोकरेज का कॉलम भी है कि इतना % ब्रोकरेज हमको मिलेगा। एमओयू आपने साइन कर लिया। अब दोनों क्राइटेरिया बता रहा हूँ, बायबैक वाली प्रॉपर्टी का भी और नॉर्मली जो रीसेल के लिए प्रॉपर्टी आप करोगे उसमें भी। उसके बाद
अरे वो बड़ा वाला बोतल लेके आओ ना सचिन, मेरा वाला, इसमें बार बार ख़त्म हो जा रहा है, पलटना पड़ रहा है। वैसे भी 2 मिनट के बाद ब्रेक लेना है, 15 मिनट के लिए। 12:30 बजने वाला है ना। जब पैसों वाला जब टॉपिक अगली बार हम लोग डिस्कस करें तो कौन कौन था, कौन कौन नहीं था, एक पॉइंट पैसे का आज हम ये करेंगे, ठीक है। अभी MOU साइन करने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या करते हैं, उसका लोन का फाइल का काम चालू कर दो। सर आपका डॉक्यूमेंट दे दो, या फिर अगर आप लोन वाले को किसी को, जो भी मैंने प्रॉपर्टी प्लाजा में बोला है 2-3 जन हैं, उनको आप अप्रोच करो। सब लोग सुन रहे हैं, आप बात कोई मत करो, वीरेंद्र बात मत करो। अब लोन का काम जब चालू करवाते हो तो उनको बोलो कि लोन सैंक्शन के लिए आप डाल दो प्रोसेस में, है ना। MOU बन गया, MOU तक तो हम लोग पहुंच गए। MOU के बाद किसी किसी का सेल्फ फंड रहता है, किसी का होम लोन रहता है। सेल ऑफ प्रॉपर्टी का तो मैंने बोल दिया कि उसको क्या करना है ना। जब उसकी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी, अच्छा सेल ऑफ प्रॉपर्टी में एक क्राइटेरिया और मैंने देखा है, लोन तक अपन पहुँचे हैं। सेल ऑफ प्रॉपर्टी में एक चीज़ मैंने और देखा है कि भाई अगर प्रॉपर्टी नहीं बिका है तो उसको इग्नोर कर दो, ऐसा नहीं है। उसमें एक चीज़ और होता है कि विकास भाई मेरे बगल वाला ही है, वही लेने के लिए रेडी है, तो आप उसका चिंता मत करो। मैं तुरंत जैसे मेरे को समझ में आएगा ना, तुरंत मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा, तुरंत उससे टोकन ले लूँगा, वैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। या फिर मेरे सोसाइटी में ही है कि उनको लेना है, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है उनको दिखाने के लिए, चॉइस कराने के लिए, उनके लिए मेहनत करने के लिए। क्योंकि अगर उसके पास बायर रेडी है मतलब उसके पास लिक्विड मनी रेडी है, तो तुरंत वो डिसीजन ले लेगा, है ना। तो इसमें थोड़ा भी सोचना नहीं है कि वो कहाँ से उसके पास पैसा आएगा नहीं आएगा। भाई पैसा आने का सोर्स सामने रेडी है, अपने को कुछ नहीं करना है। सेल ऑफ प्रॉपर्टी, अब लोन का प्रोसेस एक तरफ चालू रहेगा, एक तरफ आप उसको बोलो कि भले आपका पैसा जो डाउन पेमेंट है, इसमें रिकॉर्डिंग चालू है, ब्लैक एंड वाइट का डिस्कस करना था। अच्छा रहने दो, ब्लैक एंड वाइट का बात करेंगे बाद में। तो अभी फुल वाइट डील की बात कर रहा हूँ। ब्लैक एंड वाइट किसी को समझना रहेगा तो बताना, फिर फुल वाइट की बात कर रहे हैं अपन। सेल ऑफ प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया ख़त्म हो गया। अच्छा फुल वाइट में ही चलते हैं। ब्लैक वाइट का डील कितने लोग को पता है, हाथ ऊपर करें। अच्छा कितने लोग कर चुके हैं रीसेल में, ब्लैक वाइट में रीसेल में डील कर चुके हैं, वाह। फुल वाइट में अभी क्या प्रोसेस होता है ना कि जो होम लोन का अमाउंट रहता है, HL अमाउंट जो है, ये होम लोन का अमाउंट छोड़ के बाकी जो अमाउंट सेलर को रिलीज़ करना है वो बिफोर रजिस्ट्रेशन हमें देना होता है। मतलब जो बाय कर रहा है बायर को सेलर को देना होता है। तो वो कब, जैसे जिस दिन रजिस्ट्रेशन है, अभी देखो कितनी बार हम देखते हैं ना कि जैसे सेलर है, अरे यार आप ट्रांसफ़र कर दो, मैं रजिस्ट्रेशन करूँगा 4 दिन के बाद या 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद। भाई मैं क्या देखा हूँ आपको बता देता हूँ, कभी भी ना इन बातों में आना नहीं। कस्टमर बहुत विश्वास और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसको पता नहीं रात को मर गया तो यहाँ इमोशन गया खड्डे में। यहाँ थोड़ा आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। कितने बार कस्टमर, अरे आप काम करो ना, तो आपका जो पार्ट पेमेंट है 20 लाख रुपए आप रिलीज़ कर दो, कल सुबह मैं 10 बजे आ जाऊँगा रजिस्ट्रेशन के लिए। बोला नहीं सर, कल सुबह आओ आप, 10 बजे नहीं 12 बजे आओ आप, चलेगा। मैं आपको कल हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र करूँगा और तुरंत 1 घंटे में जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे। 1 दिन का भी स्पेस मत दो। 1 दिन में बंदे का एक्सीडेंट हो गया था, मर गया था, मेरा पैसा 3 महीने के लिए अटक गया उससे निकालना। उसका बाप बोल रहा है कह रहे देता हूँ, फिर जाके कोर्ट वकील करना पड़ा, तब जाके पैसा मिला उससे। तो अच्छा हुआ कि हमने MOU साइन किया था। समझ रहे हैं ये पॉइंट को सब लोग हैं? कुछ डाउट जा रहा है, कुछ बाउंस हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा है ऐसा कुछ? एग्री ना, सब लोग को समझ में आ रहा है ना।
अब होम लोन के अमाउंट के बाद जब आप डाउन पेमेंट जो है उसका बिफोर रजिस्ट्रेशन, जिस दिन रजिस्ट्रेशन है उसी दिन पे करना है। कितना भी बोले ना, आपको बात नहीं मानना है। सर मैं आपका काम कर रहा हूँ एज ए ब्रोकर, एज ए एजेंट, मुझे मेरा काम करने दीजिए। आप लोग इसमें अड़चन मत बनो। अगर आप लोग को नहीं अड़चन बनना है तो एक काम करो, ठीक है, आप लोग खुद सेल्फ डिसीजन ले लो, रजिस्ट्रेशन होएगा, हमारा ब्रोकरेज दे दो, फिर आप लोग करते रहो। फिर बाद में ये मत बोलना कि पैसा फंस गया है, घर नहीं मिला है, घर अभी मेरा अटक गया है, एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ये सब नहीं बोलना। आप 2-4 पॉइंट मारोगे ना, कस्टमर अपने आप समझ में आ जाता है कि ये जो लेके जा रहा है ना, राइट वे में लेके जा रहा है और इसके साथ ही चलना चाहिए। मेरे पास जब ऐसा कस्टमर आते हैं ना, बोलते हैं कि विकास जी ये क्यों करना, वो क्यों करना, मैं बोला सर सब आप लोग को करना है तो आप लोग कर लो, हमारा ब्रोकरेज दे दो और मैं आप लोगों को मिलवा दिया, MOU भी हैंड ओवर कर देता हूँ, पैसा लेके जाओ और आप लोग कर लो सब, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद वो अपने आप फिर हो जाते हैं, ठीक है आप जैसा बोलो वैसे ही करेंगे। तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पे ना दोनों पार्टी को, दोनों साइड को आपको एकदम पिलर बन के संभालना पड़ेगा स्ट्रांगली। वहाँ पे ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ या वो अगर 5 करोड़ का ले रहा है या 5 करोड़ का ले रहा है, अगर मेरी हैसियत कुछ नहीं तो मैं कुछ नहीं बोलूँ उसको, ऐसा नहीं है। वहाँ पे अल्टीमेटली क्या होता है, एंड ऑफ द मोमेंट चीज़ें आपके सर पे आएगी, कोर्ट में जाके आपको बैठना पड़ेगा, पुलिस चौकी में जाके आपको बैठना पड़ेगा। रीसेल के डील में इसके लिए मेरे को पर्सनली इन्वॉल्व होना पड़ता है। या फिर जो लोग स्ट्रांग हैं, जैसे अभी देखो गणेश है, गणेश खुद ही उड़ा देते डील, उनको पता है, उनको मालूम है 2-3 साल से काम कर रहे हैं हमारे साथ में। हीरेंद्र है, आज सुशील नहीं आया, सुशील है। इन लोगों को पता है कि भाई हम लोग का काम करने का तरीका कैसा है। जब तक मतलब मैं नहीं बोलूँगा तब तक ट्रांजैक्शन करना नहीं तो मैं जिम्मेदार नहीं। 10-20 लाख रुपए फंस गया, रात को वो बंदा मर गया, मालूम पड़ा डेथ सर्टिफिकेट आने में 2 महीना लग रहा है, मालूम पड़ा उसके बाद क्लियरेंस लेने में लग रहा है 6 महीने, तो उसका पैसा 20 लाख रुपये स्टक हो चुका है। क्या करेंगे आप उसका? आदमी का कुछ ठिकाना थोड़ी है ना। आधा 1 घंटे का ठीक है भाई, सामने साथ में है, चल, रात भर में बहुत कुछ हो सकता है। तो उसके पे बिल्कुल भी मैं मतलब मानता हूँ कि उसमें विश्वास करने जैसा कुछ है नहीं। जैसे रजिस्ट्रेशन आपने किया बैंक लोन, अच्छा रजिस्ट्रेशन करने के पहले 2 चीज़ें आपको चाहिए। एक तो डाउन पेमेंट चाहिए, अगर समझ लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है या 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 2 करोड़ में 1 CR उसका अगर DP है, मतलब 50% अगर उसका डाउन पेमेंट है और 1 करोड़ अगर लोन है, तो 1 करोड़ रुपए देके वो रजिस्ट्रेशन करेगा। देखो जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ना, ये रियल एस्टेट के भाषा में बोल रहा हूँ। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा हाथ उठा के ऊपर करना, क्योंकि आने वाले काम में आपको ये सब ट्रिक टकराएगा। नहीं समझ में आएगा, बिंदास आप बेशरम होकर हाथ ऊपर करो। 1 करोड़ रुपया डाउन पेमेंट है और 1 करोड़ रुपया अगर लोन है, होम लोन है, तो डाउन पेमेंट तो उसको दे देगा। लेकिन ये क्या पहचान है कि 1 करोड़ रुपया मुझे वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, सेलर, है ना। इसके लिए क्या प्रूफ है? जब तक आपका लोन का कंफर्म सैंक्शन लेटर नहीं आएगा तब तक हम रजिस्ट्रेशन आपके साथ नहीं करेंगे। ये प्रैक्टिस बिल्डर के ऑफिस में भी, बिल्डर के प्रोसेस में भी चलता है और ये सेम प्रोसेस रीसेल के प्रॉपर्टी में भी चलता है। ये समझ में आया ना कि भाई जब तक आपका होम लोन का कंफर्म सैंक्शन लेटर नहीं आएगा तब तक हम आपके साथ रजिस्ट्रेशन। बिल्डर के पास भी आप प्रॉपर्टी अगर बुकिंग कराने जाओगे ना तो वहाँ पे भी देखना बिल्डर जब तक बोले भाई सैंक्शन लेटर है क्या तुम्हारा, नहीं है ना, पहले सैंक्शन लेटर लेके आओ फिर मैं रजिस्ट्रेशन करूँगा प्रॉपर्टी। सैंक्शन लेटर चाहिए, श्योरिटी चाहिए ना कि आपके पास पैसा है भी कि नहीं, आपकी कैपेसिटी है भी कि नहीं 1 करोड़ रुपए की, है ना। तो रीसेल में और न्यू में दोनों ये क्राइटेरिया आपको काम आ जाएगा कि भाई सैंक्शन लेटर चाहिए। पैसे की श्योरिटी एक तो आ गया आपके डाउन पेमेंट से, दूसरा आ गया वो सैंक्शन लेटर से। 2 करोड़ की श्योरिटी आ गई, अब जाके रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब लोन का प्रोसेस कैसे काम करेगा, बैंक से तो अंदाज़ा मिल गया कि इसको 1 करोड़ रुपये मिल जाएगा, है ना। अब आगे सैंक्शन लेटर आने के बाद, अभी फुल वाइट में ही चल रहे हैं हम लोग, अब ब्लैक वाइट की बात ना अभी कैमरा बंद करके मैं 10 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब सैंक्शन लेटर आने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद, रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट
आने में कम से कम 2 से 3 दिन लगता है। कभी कभी अगर सर्वर वर्वर डाउन हुआ तो 1 हफ्ता भी लगता है, नहीं तो कम से कम 2 से 3 दिन लगता है। अब रजिस्ट्रेशन तक हम लोग पहुंच गए। अब रजिस्ट्रेशन के बाद क्या, एग्रीमेंट आ गया। एग्रीमेंट आने के बाद देखो बैंक यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें और मिलेगा आपको कि प्रॉपर्टी के ऊपर प्रीवियस लोन चल रहा है, और दूसरा है कि फर्स्ट सेकंड कि वो बैंक से छुट्टा हुआ प्रॉपर्टी है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, नहीं ऑक्शन नहीं, मतलब उसका कोई बिना होम लोन वाली प्रॉपर्टी है, विदाउट होम लोन लिख देता हूँ। एक होता है कि उस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी जो सेल किया है उसका होम लोन चल रहा है, ईएमआई वो पे कर रहा है, बराबर। और एक है कि उसने पूरा ईएमआई पे करके ओरिजिनल एग्रीमेंट उसके पास है, क्योंकि जब हम होम लोन करते हैं तो ओरिजिनल एग्रीमेंट बैंक के पास रहता है, ओरिजिनल एग्रीमेंट हमारे पास मतलब सेलर के पास नहीं रहता है। तो अब जिसके पास विदाउट होम लोन वाली प्रॉपर्टी है उसका क्या करेगा, बैंक का प्रोसेस चालू होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्टर एग्रीमेंट आएगा, और रजिस्टर एग्रीमेंट के साथ और 1-2 डॉक्यूमेंट लगता है, वो आपको बैंक वाला डिमांड करेगा कि सोसाइटी का एनओसी लगेगा और रजिस्टर एग्रीमेंट लगेगा। बस ना, हाँ, शेयर सर्टिफिकेट सोसाइटी का जो सेलर का, और कुछ हाँ चेन एग्रीमेंट। अगर वो प्रॉपर्टी एक बार बिक चुका है, एक बार के बाद दूसरी बार बिक के तीसरी बार बिक रहा है, तो फिर चेन एग्रीमेंट मतलब कि करंट एग्रीमेंट के प्रीवियस एग्रीमेंट के पिछला एग्रीमेंट है ना, तो ये लगेगा। और बैंक कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि जब वो लोन करेगा ना तो वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको बैंक कर देगा। उसमें 4-5 बेसिक चीज़ें रहता है, लाइट बिल, मेंटेनेंस बिल, प्रॉपर्टी टैक्स बिल और रजिस्टर एग्रीमेंट, सोसाइटी एनओसी। एक प्रॉपर्टी में अगर 2 से 3 ओनर रहेंगे तो नो ऑब्जेक्शन होता है ना। हाँ, अगर वैसे तो अभी वो बेच रहा है, अगर बाप बेटे हैं, बेटे का एनओसी चाहिए, अगर बहन है, या तो अभी तो लीगल हो गया है कि भाई बेटी है तो बेटी का भी एनओसी चाहिए, तभी वो प्रॉपर्टी लीगल वो सेल कर सकता है। तो जो लोग आपस के ब्लड रिलेशन में हैं, बाप बेटे भाई बहन, है ना, तो उनका एनओसी चाहिए। एनओसी के बगैर बैंक फिर डिसबर्स नहीं करती है। एग्रीमेंट आप कर सकते हो लेकिन प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं दे सकते। एग्रीमेंट करने के पहले भी तो एनओसी लगता है ना, वो हाँ उधर ही मांगते हैं। तो ये एनओसी का भी पार्ट है। अच्छा, ये हाँ, एनओसी का पार्ट लेने के बाद, रजिस्टर एग्रीमेंट करने के बाद एनओसी प्लस ये 4-5 टाइप का डॉक्यूमेंट जो बैंक वाला उस टाइम आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भेजेगा, वो सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अब वहाँ से काम चालू होता है, जिसका प्रॉपर्टी के ऊपर होम लोन चल रहा है वो, और जिसका प्रॉपर्टी के ऊपर होम लोन नहीं चल रहा है वो, है ना। जिसका प्रॉपर्टी के ऊपर होम लोन चल रहा है वो क्या करेगी, अब जो बाय किया है बायर ने जो बाय किया है, अब उसका जिसका होम लोन चल रहा है, प्रॉपर्टी का लोन चल रहा है, उसका बायर के बैंक से 2 चेक निकलेगा। एक जो प्रीवियस बैंक का बैलेंस है उसका, किसका, सेलर का। ये समझ में आ रहा है सबको? प्रीवियस बैंक का अगर उसका आउटस्टैंडिंग 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और 30 लाख रुपया है, तो जो करंट बायर है वो 30 लाख का चेक रिलीज़ करेगा पहले प्रीवियस बैंक को। अब प्रीवियस बैंक क्या करेगी, 30 लाख रुपए का चेक जब अमाउंट क्लियर होगा तो उसका एक क्राइटेरिया रहता है कि मैं इतने दिन में आपका एग्रीमेंट हैंडओवर करूँगा। तो वो क्या होता है, वो एग्रीमेंट आपके हाथ में आता भी नहीं है, वो एग्रीमेंट और पैसा बैंक टू बैंक वहाँ पे ट्रांजैक्शन हो जाता है। ये एग्रीमेंट आपका उसका प्रीवियस बैंक अपने बैंक में डाल देगा और पैसा वहाँ से वो ले लेगा। बाकी बचा कितना अमाउंट, 70 लाख रुपया। अब वो 70 लाख रुपए का अमाउंट जो बचा वो जाएगा अपने सेलर को, ठीक है। अब
ये रजिस्टर एग्रीमेंट होने के बाद जब वो सेलर का पैसा 70 लाख रुपए रिलीज़ हुआ, अच्छा रिलीज़ हो रहा है, 2 फॉर्म में रिलीज़ होता है। मैं तो ज़्यादा बोलता हूँ कि आप ट्रांजेक्शन ना करा के ना आप उसको चेक यानी डीडी बना के ही दो। हाँ, डीडी बना के देने में ना काफ़ी सारी चीज़ें श्योरिटी कोशिश करना कि जितना डीडी बना के ही देवे। डीडी बनाने में क्या होता है कि सामने सामने कुछ डॉक्यूमेंट साइन करना होता है, और उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपना ब्रोकरेज लेना हो जाता है तुरंत। हाँ, सोसाइटी ट्रांसफर सेट तो है, वो तो देना ही है, लेकिन अगर डीडी अपने हाथ में है बायर का, तो सेलर भाई आके बैठ, हमारा चेक बना या हमारा रोकड़ा दे और फिर तेरा डीडी लेके जा, है ना। और मेरा जो ट्रिक है, देखो क्या होता है प्रॉपर्टी के रीसेल प्रॉपर्टी में मैंने क्या देखा है कि पैसा देने के बाद, काम कराने के बाद ना ब्रोकर लोग बेचारे भागते रहते हैं, घर पे जाके दौड़ते रहते हैं, सर पैसा दे दो पैसा दे दो। घर पे जाके एक बार कस्टमर बैठ गया ना तो फिर पैसा मिलता नहीं है। और मैंने आज तक देखा हूँ कि 1-2 बार मेरा 1-1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। उसके बाद जो मैंने ट्रिक बनाया है, इसके बाद कस्टमर यहाँ आके पैसा दे के जाता है, मेरे जेब में डाल के जाता है। मैं कभी नहीं जाता हूँ रीसेल के पैसा लेने के लिए। अभी देखो तनवीर भाई मुस्कुरा रहे हैं हमारे प्रोसेस को देख के, क्योंकि वो देख चुके हैं। अभी हिरेंद्र हैं, अमोल हैं, इस चीज़ से परिचित हो चुके हैं। कस्टमर यहाँ आके मेरे जेब में पैसा डाल के जाता है। वो प्रोसेस मैंने स्टार्ट से ये सब बिल्ड किया हुआ है। वो रजिस्टर एग्रीमेंट जैसे हुआ, मेरे एमओयू में क्लियर लिखा हुआ है कि भाई 100% पेमेंट हमारा ब्रोकरेज आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन देना है, ठीक है। अगर वो रजिस्ट्रेशन पे बोलता कि अरे यार आपका 100% कैसे दे दूँ, काम ख़त्म नहीं हुआ है, घर नहीं मिला है, चाबी नहीं मिला है, मैं शिफ्ट नहीं हुआ हूँ, वगैरह वगैरह बहुत सारे। सर आप एक काम करो, ठीक है 100% मत दो, एक अंडरस्टैंडिंग हमारे आपके बीच में है, 50% आप एग्रीमेंट के टाइम पे दो। अब एग्रीमेंट, एक चीज़ आपको यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा कि एग्रीमेंट जब आप कराते हो ना तो लॉयर अपना होना चाहिए। जो रजिस्टर करता है लॉयर, वो अपना होना चाहिए। अपना लॉयर रहेगा ना तो अपने बोले बगैर वो एग्रीमेंट उसको देगा नहीं। और अपन एग्रीमेंट तभी देंगे जब तक ये 50% पैसा नहीं आ गया। तो दे दिया ना 20 लाख रुपया, अगर तू अच्छा इंसान है तो तेरा आधा से ज़्यादा काम मैंने करवा दिया है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी तेरे नाम पे आ गया है, एग्रीमेंट में आ गया है। एक काम कर, अभी आधा पैसा दे मुझे, तभी मैं एग्रीमेंट दूंगा, नहीं तो मेरे पास एग्रीमेंट रखा हुआ है, जब तू लेके आएगा तब तक इंतज़ार करता रहे। अपने आप वो भाग के लेके आएगा, पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा और बोलेगा भैया हमको एग्रीमेंट दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे 50% पैसा आपको आ गया बिना मेहनत किए, मतलब बिना मगजमारी किए। उसके बाद फिर 3-4 डॉक्यूमेंट और होता है जब फाइनल, जो बैंक को नहीं लगता, सोसाइटी को लगता है, जिसमें सोसाइटी ट्रांसफ़र सेट, प्रॉपर्टी टैक्स और लाइट बिल ट्रांसफ़र पेपर, पोजीशन लेटर, फुल एंड फाइनल पेमेंट रिसिप्ट, ये 3-4 डॉक्यूमेंट आपको जब फाइनल हम की हैंड ओवर करते हैं ना, चाबी तभी लगता है। ये 3-4 डॉक्यूमेंट आपको होल्ड करके रखना है अपने पास में ही, क्या देना नहीं है उसको। एग्रीमेंट हो गया ना, एग्रीमेंट होने के बाद खाली तू ये रजिस्टर एग्रीमेंट लेके जा, बाकी सब डॉक्यूमेंट मेरे पास रहेगा। जब तक फाइनल मेरा ब्रोकरेज नहीं आएगा तब तक ये पेपर में रिलीज नहीं करूँगा तुझे। पूरे डॉक्यूमेंट पे आपको कंट्रोल रखना है, बस अपने आप सामने आके पैसा देके जाएगा वो। हमको पैसे के लिए मेहनत नहीं करना है, काम के लिए खाली मेहनत करना है। उनका काम, हाँ, अपना एकदम इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि उसका काम एक्यूरेट करके देना है स्टार्ट टू एंड तक, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अब जैसे उसने रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन होने के बाद होम लोन हो गया, होम लोन में एक पैसा चला गया बैंकर, जिसका प्रीवियस लोन चल रहा है, जिसका नहीं चल रहा है पूरा का पूरा पैसा डीडी, आप उसके बैंक से बायर को बोलो सर आप डीडी लेके आओ, डीडी वो लेके आएगा। कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो बोलेंगे नहीं हम आपको डीडी हाथ में नहीं देंगे, डीडी हम सेलर को ही देंगे, लेकिन आपको आना पड़ेगा बैंक के लोकेशन पे। अभी HDFC है, ICICI है, अलग अलग बैंक अलग अलग लोकेशन पे, तो वहाँ पे आपको आपके बायर के साथ में जाना पड़ता है। तो वहाँ पे जाओ, आप वहाँ पे जाने के साथ जैसे डीडी रिलीज़ कर रहे हैं वहाँ पहले से ही बोल दो सर वहाँ पे आप डीडी लेने हम लोग चल रहे हैं, मेरा ब्रोकरेज का चेक लेके आना उधर ही। वो कुछ भी बहाना भरा है सर नहीं दूंगा मैं डीडी, जब तक आपका, मेरा कोशिश करना मुझे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाना ही नहीं है, मेरा सामने पैसा गया, मेरे को पैसा चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट मैं लेके आता हूँ साथ में, उधर ही साइन कराऊंगा बायर से, सेलर से, उधर ही सब आपको हैंड ओवर कर दूंगा मैं। उधर ही ये भी लिखा लेना है, क्या होता है कभी कभी ना
देखो अपने को पैसा चाहे बायर से मिले चाहे सेलर से मिले, लेकिन अपने को काम दोनों एकदम एक लेवल पे लेके जाना है। आप वन साइड किसी के लिए काम करोगे तो खुद फंस जाओगे। बायर का या सेलर के साइड से काम करोगे ना तो खुद फंस जाएंगे। बायर सेलर के साइड दोनों का किसी का फेवर वाइज काम ही नहीं करना है अपने को। अपने को एकदम राइट वे में दोनों इक्वल लेवल पे लेके जाना है, बायर को भी और सेलर को भी। जहाँ अपने को ये लगता है अरे यार ये बायर मेरे को 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये दे रहा है, या सेलर हमको 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये दे रहा है और इसको मैं ज़्यादा फेवर वाइज करूँ, इसको मैं कम फेवर वाइज करूँ, वहाँ पे वो उसका जो होगा ये हम पहले फंस जाते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें सामना करना पड़ता है, बाद में कुछ कंप्लेन हो गया अरे यार इसी ने किया था। तो पहले से ही क्लियर रखो कि राइट प्रोसेस से चलना है, किसी का फेवरबाजी नहीं करना है। अब जब आप चले आए पोजीशन लेटर तक, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, बैंक से डिसबर्समेंट हो गया, डिसबर्समेंट होने के बाद ब्रोकरेज ले लिया। अब देखो क्या होता है कि सेलर घर खाली करने के लिए 8 से 10 दिन का टाइम लेता है। अभी जब वो डीडी हैंडओवर करेगा ना तो वहाँ पे ये 4-5 डॉक्यूमेंट आप साइन करा लोगे, साइन करा के आप ब्रोकरेज का चेक भी ले लोगे आप। अब ब्रोकरेज का चेक या ब्रोकरेज रोकड़ा जैसा भी वो देना चाहे, है ना, आपने ले लिया। अब लेने के बाद चीज़ें कहाँ आ जाएगी कि भाई अब मुझे घर नहीं मिला है अभी तक, क्योंकि अगर सामने वाला डीडी लिया है, डीडी लेने के बाद भी अगर फ्लैट खाली है तो तुरंत उधर ही हैंडओवर कर देंगे चाबी। और अगर घर खाली नहीं है तो मेरे को 10 दिन चाहिए खाली करने के लिए, तो आप तुरंत वहाँ पे एमओयू लेके जाओ, सोसाइटी ट्रांसफ़र पेपर, एक लीगल पेपर बना लो, कुछ नहीं लगता उसमें, 2 रुपये लगता है। अपने लीगल वाले को बोलो भाई की हैंडओवरिंग का एक क्लॉज डाल के दे, उसमें मैं डलवा लूँगा, लिखवा लूँगा कि ये आप इतने तारीख को हमारे को चाबी फ्लैट खाली करके हैंडओवर करेंगे, है ना, और लिखा के उसी टाइम ले लो आप, जिस टाइम डीडी हैंडओवर कर रहा है उसको पैसा उसको दे दो, उसके बाद 10वें दिन वो चाबी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने लिखा के नहीं लिया है कि 10 दिन में चाबी मिलना चाहिए, तो बोला अरे मैं किधर बोला था 10 दिन 5 दिन में, तो बोला था 5 दिन और रुकूंगा मैं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर क्या, कुछ लोग 1-1 महीने का टाइम भी मांगते हैं। नहीं 1 महीने का टाइम नहीं देना है भाई, पैसा दे रहा हूँ 1 महीने का भाड़ा दे। बिकॉज वो या तो फिर वो कुछ पेमेंट रोक लेगा। नहीं पेमेंट यहाँ तो आप रोक ही नहीं पाएंगे ना। यहाँ पे अभी मैं डिस्बर्समेंट के अलावा जो यहाँ मैं बात सुनिए, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ फुल वाइट का, अच्छा तो इसमें आप कुछ नहीं रोक पाएंगे। अभी जब हम दूसरे सिस्टम पे आएंगे तब वहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं। आप फुल वाइट के पेमेंट में तो आप कुछ नहीं रोक पाएंगे, है ना, चाहे आप डेवलपर के साथ जाओ चाहे आप किसी भी जा रहे हो। तो वहाँ पे आपने की हैंडओवरिंग का एक अलग से पेपर बना लिया कि भाई आज अगर 10 तारीख है तो विदिन मतलब 20 तारीख के पहले तुझे 20 तारीख तक चाबी तुझे हैंडओवर करना है घर खाली करके, है ना। और उसके बाद वो अपने आप बंधा हुआ है, उसको मालूम है कि मैं भी कुछ बात नहीं कर सकता हूँ, मैंने लिख के दिया है। सब आपको राइटिंग में लेना है, कुछ भी ऑरल नहीं, हाँ दे दूंगा कर दूंगा, इससे हमेशा नुकसान ही होता है, मगजमारी आपका बढ़ता है, फालतू काम बढ़ता है। और आप जब वहाँ फंस जाते हो तो नए काम को फोकस नहीं कर पाते हो, आपकी एनर्जी वहाँ वेस्ट हो रही होती है। आप आपके मन के विचार शरीर को कहाँ लगा रहे हो ना, वो क्राइटेरिया आपका एकदम क्लियर रहना चाहिए। अब 10 दिन के बाद स्मूथली आप उसको बुलाओ, चाबी हैंडओवर कर दो, फोटो वोटो ले लो, बढ़िया एक टेस्टिमोनियल बना लो, एक एक्सपीरियंस शेयर करवा लो, है ना। ये रीसेल का मैंने बताया फुल वाइट का। अभी एक 10 मिनट बाकी है 1 बजने में, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर 1 बजे स्टार्ट करेंगे। थोड़ा और कुछ ब्लैक वाइट का डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। चलो नहीं रहना नहीं है, बहुत पहले से है। बट ये जो इम्प्लीमेंट हुआ है रेरा में, कि अगर आपने दे दिया तो आपके कंसर्न के बगैर वो डेवलपर वो फ्लैट को किसी को नहीं बेच। हाँ वही हो गया कि एक बार आशीष ने क्या नाम, प्रणव बिल्डर है, आशीष अगर बायर है, आशीष के नाम से एक बार डेवलपर की ऑथोराइज टीम ने साइन कर दिया कि भाई ये प्रॉपर्टी आपके नाम से होल्ड हो गया है, बस बात खत्म। आशीष उसके मालिक हो गए हैं, अब खाली वो पैसे की मालिक है। या तो कोर्ट चलो या तो कस्टमर, नहीं वो सब तो करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। सर उसमें एक और एक चीज है ना, उसमें टाइम भी लिखा होगा ना कि डेडलाइन में आपको बैलेंस पेमेंट जो देना है, टाइमिंग भी डलवा दो, है ना, हाँ बिकॉज वो फिर बिल्डर वो लेकिन ब्लैक का तो कोई उसमें जिक्र नहीं है। नहीं ब्लैक का चाहिए ही नहीं। ब्लैक का दे दिया ना, नहीं करना ना, फ्लैट होल्ड हो गया। ब्लैक दे दिया। अब मेरे क्या हो गया, सुनो हेलो एक सेकंड कुमार भाई, आप ये समझिए कि आशीष जब इनसे प्रॉपर्टी लिए, उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए दिया, बराबर, और 1.5 करोड़ रुपए देने के बाद जब उन्होंने 2 लाख का ही रिसिप्ट साइन कराया, बराबर, अब 2 लाख रुपए रिसिप्ट साइन करा लिया ना, तो अब क्या हो गया कि 2 लाख के रिसिप्ट में पैसा आ गया, प्रॉपर्टी आ गया, टोकन अमाउंट आ गया, ये सब आ गया। तो वाइट का ही रहेगा उसमें।
हाँ उसमें सब वाइट का ही आ गया, ब्लैक का लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वो उनके मालिक हो गए भाई। अब डेवलपर क्या करता है, पहले कैसा पैसा क्यों मांग रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि एक बार मैंने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करके दे दिया तो फिर मैं आशीष से 1 रुपया की राइट नहीं बनता है मेरा, क्योंकि कोई राइटिंग में है ही नहीं। अगर उसने वहाँ पे 1 करोड़ रुपया लिख के रखा है एग्रीमेंट में, तो भाई तो 2 लाख रुपए दिया, बाकी का 98 दे और पूरा प्रॉपर्टी ले जा, अब तो उसका बाप बन गया। लीगली 1 करोड़ में बेच रहा है, लीगली 1 करोड़ में बेच रहा है। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन ये होल्डिंग रिसिप्ट है, ठीक है। ये होल्डिंग रिसिप्ट का फंडा, अगर ब्लैक वाइट का डील है या फिर कमर्शियल हो, रेसिडेंशियल हो, तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है। होल्डिंग रिसिप्ट में कोई और डाउट? ये बहुत बड़ा फंडा है ये, सामने वाले को पैसा सेव करने के लिए, और सामने वाले से पहले आपने प्रोसेस को, क्योंकि क्या होगा ना, यहाँ पे जब क्लियर नहीं होता है ना, तो फिर अपना देखो ये सब चीज़ें जितनी अपन शेयर कर रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, ये सब चीज़ें कस्टमर और मतलब बायर और सेलर के साथ साथ खुद के पैसे को सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा, दोनों तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई। वो भी अगर पैसा लेके आ रहा है तो कहीं से ना कहीं कमा के मेहनत करके लेके आ रहा है, ट्रस्ट का अपने को उसको, और अपन भी मेहनत करके ही कमाए रहे हैं, दिन भर धूप बारिश छाव किधर किधर, तो ये सब चीज़ें चलना चाहिए एकदम सिक्योरिटी लेवल पे। किसी का भी 1 रुपया भी ये अपने जहन में, अपने नीयत में नहीं होना चाहिए कि किसी का 1 रुपया भी कोई रॉन्ग वे में चला जाए, ये अपनी नीयत ही नहीं होना चाहिए। जिस दिन ये नीयत आ गया ना, उस दिन आपकी नीयत ही खराब हो जाएगी, भाग्य खराब हो जाएगा, ठीक। अब ये होल्डिंग रिसिप्ट का मामला, अब ये होल्डिंग रिसिप्ट का मैं आपको भी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, करोड़ 2 करोड़ का, ये 100 करोड़ का जब डील होता है, 50 करोड़ का प्रॉपर्टी का डील होता है ना, तो यहाँ पे ये चलता है। यहाँ पे नॉमिनल अमाउंट 5 लाख 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र करते हैं दिखाने के लिए। 100 करोड़ की डील होती है, 1-2 करोड़ का ब्लैक ये होता है, वाइट होता है ना। तो वहाँ पे ये सबसे फंडे बहुत काम आते हैं जब बड़ी बड़ी डील में, क्योंकि ज़्यादातर जो कमर्शियल के बड़े बड़े डील होते हैं उसमें BW ही चलता है। वहाँ पे FW का तो दूर दूर तक है नहीं, क्योंकि 7,000-8,000 का एग्रीमेंट, 1 लाख 1.5 लाख का भाव, समझ रहे हैं। तो वहाँ पे यही फंडा काम आता है और कुछ नहीं काम आता है। बिल्डर को अगर बाय बैक में लेना होता है ना, तो बिल्डर फिर क्या करते हैं, पहले उसका रोकड़े वाला पार्ट देते हैं, फिर बाद में फिर वो होल्डिंग रिसिप्ट उससे कैंसिल करवाते हैं, रिजेक्ट मरवाते हैं। होल्डिंग रिसिप्ट अगर कैंसिल करना हो तो उसका एक कैंसिलेशन रिसिप्ट बनता है, और वो एग्रीमेंट के साथ अटैच होता है। अगर एक बार होल्डिंग रिसिप्ट आशीष मिश्रा के नाम से इशू कर दिया प्रणव ने, डेवलपर ने, तो उसके बाद अगर वो सारा रिसिप्ट एग्रीमेंट में अटैच होता है रजिस्टर होने से टाइम पे, और अगर किसी कारण से इनको वो डील अगर रिजेक्ट करना है, कैंसिल करना है, तो कैंसिलेशन रिसिप्ट एक अलग से बनता है, उसको उसके ऊपर फिर ये दोनों जन साइन करेंगे, तब जाके वो चीज़ कंप्लीट ख़त्म होएगा। ये सब ऑन पेपर है, कुछ भी ओरल नहीं है, बातचीत कर लिया, हाँ ये है वो है, ये सब करना ही नहीं है। अच्छा, रीसेल का डील स्टार्ट टू एंड, कहीं पे कोई डाउट? जो लोग कर चुके हैं उनके लिए भी बताओ, जो लोग नए हैं वो तो अभी करेंगे, तो इस चीज़ को जब अभी यहाँ से सीख के जाने के बाद जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जब ये चीज़ें टकराएगी तब वो उनके सवाल आएंगे। लेकिन जो लोग रीसेल का काम कर रहे हैं उनको कहीं कुछ ऑब्जेक्शन है? वैसे तो मैंने क्लियर किया है स्टार्ट टू एंड का प्रोसेस का, जितने चीज़ें बीच बीच में रखा है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ही उसमें अपन ने डिस्कस किया है, ठीक है। अभी 20-25 मिनट टाइम है, तो 1-2 पॉइंट और डिस्कस करते हैं। अच्छा, जितने नए लोग हैं, अगर समझ लो कस्टमर ने कहा कि मुझे प्रोजेक्ट का डिटेल भेजो विजिट करने से पहले,
और अगर कल्पतरू रेडियंस है जो गोरेगांव अंधेरी में है, मीरा रोड में छेड़ा ग्रीन्स है या वॉलचंद पैराडाइज है या MICL है, JP इंफ्रा है वगैरह कुछ भी है, तो ये एक फियर रहता है मन में कि यार कस्टमर ने फ़ोन किया कि मुझे डिटेल भेजो, और डिटेल आपने भेज दिया और वो डायरेक्ट चला जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है आपके पास? सेकंड सॉल्यूशन सॉफ्ट टैगिंग। करण भाई का परसों डिस्कस हो रहा था, तो ये मतलब वो वे में प्रॉपर चले गए, मेरे से कभी डिस्कस नहीं किया, लेकिन वो उनको समझ में आ गया काम करके कि ये करना है। सॉफ्ट टैगिंग का मतलब सब लोग समझते हैं? जो नहीं समझते बताओ, हाथ ऊपर करो जो नए लोग हैं। सॉफ्ट टैगिंग और कौन कौन नहीं समझता है? अच्छा, आपको मालूम है? अभी 3 लोग जो नए हैं ना, वो सॉफ्ट टैगिंग क्या होता है, आप क्या करो, एक टैगिंग का फॉर्मेट रहता है ना, कि हर एक डेवलपर का, उसको बोलो आप टैगिंग फॉर्मेट मुझे भेजो। कस्टमर को मैंने डिटेल आपका शेयर किया है आपके प्रोजेक्ट का, आप टैगिंग फॉर्मेट भेजो। अच्छा, टैगिंग फॉर्मेट के लिए किसको मिलना है? SM को, सोर्सिंग मैनेजर। सोर्सिंग मैनेजर अगर आपके कांटेक्ट में है, या आपको एक बार बताता हूँ, जब आप प्रोजेक्ट सर्वे करने के लिए जाते हैं ना, तो प्रोजेक्ट सर्वे करने के लिए जाते हो तो वहाँ पे सोर्सिंग मैनेजर तो आपको टकराएगा ही, क्लोजिंग मैनेजर टकराएगा, साथ ही साथ आप जाके साइड हेड के साथ में बैठो, उसके साथ रिलेशन डेवलप करके आओ। साइड हेड हो गया, सेल्स हेड हो गया, उसके साथ जब आप कुछ ज़्यादा क्लोज होएगा ना, तो ज़्यादा आसान हो जाता है काम करना, पूरे प्रोजेक्ट पे कंट्रोल आ जाता है आपको, पूरे स्टाफ के ऊपर। खाली आप नाम लोगे ना कि अरे यार उधर का साइड हेड रितेश है, तो बस वो नाम से ही सब लोग तुरंत ठस हो जाते हैं। मैं उनसे मिला हूँ, तो आप बताइए ना, जैसे वो सोचेगा अच्छा ये तो मेरे सर से मिल चुका है यार। एक नाम का भी ताकत होता है अपना अलग ही, हर एक जगह जहाँ होता है। किसी देश का अगर कोई राजा है और आप उसको बोलो कि मैं उससे राजा से मिला हूँ, बात करता हूँ, तो नीचे वाला ऐसे ही आपसे थोड़ा सा ये हो जाता है। वो बुला भी लेते सर। हाँ, वो तो बुलाने का ठीक है। अभी एक बार जाके जब ये लोग प्रोजेक्ट सर्वे करते हैं तो साइड हेड आना ना आना वो अलग बात है, क्योंकि हम लोग सब अवेलेबल नहीं रहते ना एक साथ में। तो ये लोग जब सर्वे करने के लिए जाते हैं तो वहाँ मिलना ज़रूरी है। अब एक बार आप साइड हेड से मिल लिए, सेल्स हेड से मिल लिए, या सोर्सिंग मैनेजर से मिल लिए, क्लोजिंग मैनेजर से मिल लिए, बराबर। अब ये चारों से मिलने के बाद कस्टमर सॉफ्ट टैगिंग का उनका एक अपना फॉर्मेट रहता है। क्या क्या रहता है उसमें? नाम, नंबर, रिक्वायरमेंट, उनका मोबाइल नंबर क्या डालना है, स्टार्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट, बीच में 4 डिजिट के जगह पे स्टार, 10 नंबर है। तो कैसा स्टार्टिंग में भी स्टार डाल के भी डाल सकते हैं? देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि किसी के फॉर्मेट में ही ये चीज़ें रहता है कि लास्ट का 4 डिजिट आपको नहीं डालना है ना, ताकि नंबर एक कंपैरिजन हो जाए कि चलो ये कस्टमर का टैगिंग इसने ब्रोकर ने भेजा है, मतलब ये पार्टी इसकी है। अब एक चीज़ वहाँ पे और टकराएगा आपको, कस्टमर अगर लाइव अगर जा रहा है वो और किसी ब्रोकर के साथ में चला गया तो आपका पत्ता गुल है ना। आप वहाँ पे ये कह सकते हैं, या फिर क्या करो ना, इसको कंट्रोल करने के लिए 2-3 वे मैंने देखा है। क्या है, आप वहाँ के रिसेप्शन के नंबर ले लो और रिसेप्शन को पहले बोल के रखो कि देख मेरा कस्टमर आ रहा है वहाँ पे और ये नाम है, ये नंबर है, आएगा तो मुझे तुरंत बताना। SM को बोल के रखो। अच्छा, ये SM और सेल्स हेड वाले क्यों आपको सपोर्ट करेंगे मालूम है? ये लॉजिक मालूम है कि क्यों आपको सपोर्ट करेंगे इस मामले में? देखो उसका मामला ये है, विशाल बताओ क्यों SM सपोर्ट करेगा? अगर वो अपने साथ जुड़ा है, अगर कल बुकिंग होता है तो उसको कमीशन जाएगा। जो SM अपने साथ जुड़ा है, क्योंकि SM जो सेल्स मैनेजर जितने मार्केट में रन करते हैं ना, और उनको क्या होता है, जैसे प्रॉपर्टी प्लाजा जो CP फर्म है और ये SM का है, समझ गए। और ये SM अपने लिए इसलिए फुल सपोर्ट करेगा क्योंकि हर एक बुकिंग पे उसको 2-5 हज़ार 7 हज़ार रुपये कमीशन रहता है। जितने बुकिंग होगी प्रॉपर्टी प्लाजा में उतने बुकिंग के ऊपर उसको कमीशन मिलेगा, तो इसके लिए अपने को फुल सपोर्ट करेगा। हाँ विकास जी आओ, मैं आप एक काम करो, टैगिंग फॉर्मेट भेज दो, मैं साइड हेड को बता के रखता हूँ, यहाँ पे मैं सेल्स हेड को बता के रखता हूँ, रिसेप्शन पे बता के रखता हूँ, समझे। डेवलपर क्या करता है कि एक ही SM को सारे CP का ये नहीं देता है, एरिया नहीं देता है, डिवाइड कर देता है। भाई ये CP तेरा, ये CP फर्म तेरा, ये CP फर्म तेरा, ये CP फर्म तेरा। अब ये CP फर्म तेरा, ये CP फर्म तेरा दिया, तो इसमें क्या हो गया कि भाई इससे बुकिंग होएगा तेरे को पैसा जाएगा, इससे बुकिंग होगा तेरे को पैसा जाएगा।
अब इसके लिए देखो तो SM लोग ही वहाँ पर काफ़ी फाइट चलती रहती है ना, तो इस टर्न बाय टर्न भी चलता रहता है। अब इस चीज़ का सॉल्यूशन यही है कि आप उसको एक सॉफ्ट टैगिंग भेज दो कि ये कस्टमर मेरा आने वाला है ना। सर अगर वो कोई ब्रोकर के साथ जाता है तो टैगिंग का कोई मतलब नहीं, अभी क्या है इसमें आप ये नहीं कह सकते कि वैल्यू नहीं है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, मैं 4-5 डेवलपर को ऐसे बता दूंगा जिसका सॉफ्ट टैगिंग का ही वैल्यू है, हार्ड टैगिंग का तो कुछ है ही नहीं। अगर वो कस्टमर अकेला जा रहा है विदाउट ब्रोकर। नहीं सुनिए, नहीं बता दे रहा हूँ आपको, दोस्ती में जितने बुकिंग हुए हैं, दोस्ती में बुकिंग कौन कौन करवाया था, कोई है इधर? राजेश, सोनी, अमन, कोई नहीं है। हाँ, अभी दोस्ती का फंडा एकदम क्लियर है कि आप सॉफ्ट टैगिंग जिसने भेजा ब्रोकरेज उसको जाएगा, चाहे ब्रोकर साथ में आए, चच्चा साथ में आए, भाई साथ में आए, कोई वैल्यू नहीं है उसका। सर वो अगर समझो कस्टमर थोड़ा कभी स्मार्ट भी होता है, वो क्या करता है, कोई लेना देना नहीं है। नहीं जैसे हमने सॉफ्ट टैगिंग भेज दिया, कस्टमर दूसरा नाम हाँ, दिया, ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट, उनके लिए एक अच्छा ताली बजाओ, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना डिस्कस करना ज़रूरी है। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है कि टैगिंग किसके नाम पे देना है, टैगिंग नेम किनके नाम पे देना है। अच्छा, ये टैगिंग नेम का कौन बताएगा, टैगिंग किसके नाम पे देना है, कौन बताएगा? अमोल भाई, अभिनंदन, विनय बताओ, आओ इधर, सबसे मजबूत स्टूडेंट। सॉरी, हाँ विक्की, हेलो। टैगिंग किसके नाम पे करना है बताओ? टैगिंग इधर ऐसा माइक के पास, हाँ बोलो। टैगिंग जो है, जो कस्टमर परचेस करने वाला है, जिसके हाँ। नाम पे एग्रीमेंट वैल्यू रहेगी, एग्रीमेंट जिनके नाम पे रहेगा उन्हीं का टैगिंग लगेगा। हाँ, गुड। देखो, इन्होंने बिल्कुल ये सही पकड़ा है कि जिनके नाम पे फ्लैट लेना है, टैगिंग में उसका ही नाम डालना है। अगर आपने बाप को फ्लैट लेना है, बेटे का नाम डाल दिया और बाप अगर दूसरे ब्रोकर के साथ चला गया तो आपको ब्रोकरेज नहीं मिलेगा। हाँ, कस्टमर साइट विजिट, अपना CIF और टैगिंग फॉर्म दोनों एक ही चीज़ है। कस्टमर इंक्वायरी फॉर्म या फिर टैगिंग फॉर्म। टैगिंग फॉर्म आप व्हाट्सएप पे भेज देते हो, कस्टमर इंक्वायरी फॉर्म फिजिकल जाके आप प्रोजेक्ट पे जाके साइन कराते हो, है ना। टैगिंग फॉर्म जो ये सॉफ्ट टैगिंग वाला, इसका एक टाइम भी होता है ना, कुछ 1 हफ्ता? वो नहीं 1 हफ्ता नहीं होता है, वो 45 डेज का होता है, डिपेंड बिल्डर टू बिल्डर। सॉफ्ट हाँ, सॉफ्ट का भी, इसमें बिल्डर टू बिल्डर डिपेंड है। अभी आप सुनिए, ओबेराय में 9 महीने का है। अच्छा, हाँ, ओबेराय में 9 महीने का है। उसका टिकट साइज भी बड़ा है। नहीं, टिकट साइज लेना देना कुछ नहीं है। आप चले जाओ महालक्ष्मी, वहाँ पे 15 करोड़ का 3 BHK है, वहाँ पे आपको 9 महीने का टैगिंग नहीं है। टिकट साइज से कोई लेना देना नहीं है, प्रोसेस का और टिकट साइज का कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं, कहीं भी पूरे वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी ओबेराय है, उसके 2 चीज़ें एकदम फिक्स है। ओबेराय के बारे में बता देता हूँ, ब्रोकरेज का 9 मंथ का टैगिंग, नो नेगोशिएशन। हाँ, उसमें नो नेगोशिएशन वाला चीज़ है। आपको जब वहाँ पे प्रॉपर्टी बायर्स लेने जाते हैं ना, तो वहाँ पे ये बात नहीं होती कि प्राइस कितना होगा, कितना नेगोशिएट, ये नहीं होता है। वहाँ क्या होता है, आप लेने जाओगे ना, सर आइए मैं प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करवाया, सब बताया, सिखाया, उसके बाद चलिए बैठ के बात करते हैं। बैठा, वहाँ पे कैलकुलेशन दिया, सर इतने का फ्लैट है, इतने का ये है, इतना पूरा पैकेज है। तो उसके बाद जब कस्टमर बोलता है ना कि कितना कम होएगा, सर हम लोग नेगोशिएट करने नहीं बैठे हैं, ये मैं आपको फ्री प्राइस बता दे रहा हूँ, ये हमारा फाइनल प्राइस है, ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसके आगे हम लोग नेगोशिएट का कोई बात ही नहीं है। अभी 1-2 प्रॉपर्टी जो मैंने ओबेराय में बेचा है, वहाँ क्या होता है विकास जी, वहाँ का तो प्राइस फिक्स है, आपके साइड से क्या मिलेगा, है ना। ठीक है सर, हाँ 50,000 रुपये सर कर देंगे हमारी साइड से। अरे वो ब्रोकर मेरे को 1 लाख रुपये कर रहा है। अब क्या है वो कि वो ब्रोकर मेरे को 1 लाख कर रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या, 9 महीने का एक बार टैगिंग डाल दो ना, जाओ सर ले लो। 9 महीने के बाद जब तू वहाँ जाएगा ना, तब तक 5 लाख रुपये भाव बढ़ जाएगा। क्या तू घंटा ब्रोकरेज बचाएगा? और दूसरी बात क्या, 2 चीज़ें पे आपको मेन कंट्रोल रखना है। एक, जिसके नाम जो पैसा मेन देने वाला है ना, जिसके नाम पे एग्रीमेंट है, विजिट करा दिया, चलो विजिट कराओ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि विजिट किसके,
CIF भरवाना है, कस्टमर टैगिंग फॉर्म या सॉफ्ट टैगिंग फॉर्म, आपको कस्टमर को पूछना है प्रायर कि भाई आपका नाम का रहेगा ऐसा। वो पूछना पड़ेगा कि फ्लैट किसके नाम पे लेना है। जैसे मैंने बताया था, कस्टमर ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं, ओवर स्मार्ट तो यार पैसा देने के लिए, पैसा बचाने के लिए ऑलमोस्ट सभी लोग ही करते हैं कि कहीं से पैसा बच जाए, कैसे भी बच जाए। लेकिन अगर वो ओवर स्मार्ट है तो हमें डबल ओवर स्मार्ट बनना पड़ेगा, है ना। तो अगर वो ठीक है तो ठीक है हम भी, नहीं तो अगर वो ओवर स्मार्ट है तो हमें कम बन के रहोगे तो फिर क्या नुकसान हो जाएगा, बराबर ना। अभी वो एक दिन लेने आ रहा है और हम लोग 100 दिन बेच रहे, क्यों। अभी सुनो कि साल में या वो 10 साल में एक प्रॉपर्टी खरीदेगा, 20 साल में पूरे जीवन में 2 प्रॉपर्टी खरीदेगा, और हम लोग रोज़ बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे मास्टरी रखनी पड़ेगी हमारे पास, है ना। तो सॉफ्ट टैगिंग फॉर्म में जिसके नाम से पैसा इशू हो रहा है, ये जिसके नाम पे लोन हो रहा है, उसको तो उसमें डालना ही है। कभी कभी ऐसा ही होता है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में लोन हो जाता है, जैसे कि अगर हस्बैंड प्रॉपर्टी ले रहा है और वाइफ कमा रही है तो एग्रीमेंट में नहीं डालना है नाम, तो लोन के एग्रीमेंट में नाम डालना है, प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट में नाम नहीं डालना है। ऐसे भी डॉक्यूमेंट साइन होते हैं। तो इसमें आपको सिंपली पूछना पड़ेगा कि भाई प्रॉपर्टी किसके नाम पे लेना है। फर्स्ट नाम किसका रहेगा या सेकंड नाम भी चलेगा, लेकिन फर्स्ट नाम किसका रहेगा, फटाफट उसका नाम ले लो, उसका मोबाइल भर लो, उसके बाद वो किसी भी ब्रोकर के साथ चले जाए, किसी के नाम पे भी चले जाए, चाचा दादा मामा पापा किसी को भी लेके चले जाए, अपने को ब्रोकरेज मिलना ही मिलना है। भाई इसने इस प्रॉपर्टी प्लाजा में पहले एंट्री करा चुके हैं। अच्छा, सॉफ्ट टैगिंग फॉर्म में और कस्टमर इंक्वायरी फॉर्म में, दोनों में ये काम करना है। हाँ बोलो। अभी बोल रहे थे कि लोन वाले एग्रीमेंट में चाहे कुछ भी नाम हो, प्रॉपर्टी वाले एग्रीमेंट में अलग नाम हो। लोन वाले नहीं, यहाँ पे आप समझे नहीं मैंने क्या बोला, फिर से समझिए। जैसे अभी समीम भाई हैं, समीर भाई का लोन ले रहे, प्रॉपर्टी ले रहे, है ना, और इनके मिसेस हैं, इनकी वाइफ हैं, वो कमाते हैं, अगर समझ लो 5 लाख रुपए 3 लाख रुपए महीना कमाते हैं, और उनको एग्रीमेंट में नाम नहीं दिखाना है ना। तो ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में दोनों जन का नाम आएगा, बैंकिंग के डॉक्यूमेंट में, होम लोन वाले डॉक्यूमेंट में, और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट में सिर्फ इनका नाम आएगा। समझे क्या, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के शेयरिंग तो है ही। लेकिन वो लोन वाला इशू नहीं, मतलब एग्रीमेंट वो लोन में इशू नहीं होगा। नहीं होता है ऐसा, होता है ऐसा। तो इनडायरेक्टली जिसके नाम पे लोन है उसका नाम तो आना ही आना है। जिनके नाम पे लोन है जरूरी नहीं है आना है, वही तो मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूँ कि समीर भाई हैं, फिर से समझो आप ध्यान से, समीर भाई के नाम पे प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं और समीर भाई की कमाई है 1 लाख रुपए महीना, इनके वाइफ हैं वो कमा रहे हैं 4 लाख रुपए महीना सपोज, है ना, और लोन लेने के लिए 5 लाख रुपए महीने की इनकम की ज़रूरत है। और कभी ये होता है कि अगर इनकी वाइफ कहें कि भाई मुझे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट में मेरा नाम नहीं डालना है, तो उसमें ये रास्ता है, अभी शांति से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, कुछ डाउट रहेगा तो क्लियर करना। उनका अगर ये है कि मुझे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट में नाम नहीं डालना है, तो 2 डॉक्यूमेंट बनता है। बैंक जो पैसा देती है उसका एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है, प्रॉपर्टी जो आप खरीदते हैं उसका एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है। प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में इनके वाइफ का नाम नहीं आएगा। बैंकिंग के जो होम लोन से जो रजिस्टर्ड हो गया डॉक्यूमेंट, उसमें वाइफ का और इनका दोनों का नाम आएगा। बेसिकली मेरा क्वेश्चन अलग था। क्या? क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि फादर के नाम पे प्रॉपर्टी लेना है, हाँ पर फादर इनकम नहीं है, हाँ ठीक है, सन जो है वो लोन उठा रहा है, बराबर है, और सन नहीं चाहता कि उनके नाम पे property। वो यही रास्ता है उसका। आप इसको हस्बैंड वाइफ मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप कहीं पे भी कोई भी रिलेशन में ये कर सकते हैं। बट ब्लड रिलेशन अब जिसके नाम पे लोन है वो ना चाहे तो जिसके नाम पे लोन है, वो बेटा नहीं चाहता है कि एग्रीमेंट में मेरा नाम। हाँ तो बैंकिंग डॉक्यूमेंट में नाम आएगा उसका। में आएगा। आप यहाँ पे ये ध्यान दो, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट और बैंक का डॉक्यूमेंट 2 रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनता है, मैं समझे? बैंकिंग का समझ गया। हाँ तो बैंकिंग डॉक्यूमेंट तो उसका नाम आना ही पड़ा, हाँ उसमें तो डालना है, हाँ वो डालेगा, यहाँ नहीं डालेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन यही है कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट पे आपका नाम मत रखो और बैंक के डॉक्यूमेंट पे आपका नाम रख दो। वो तो आ रहे हैं तो ये तो लोन होएगा। हाँ जब तक वो डॉक्यूमेंट साइन नहीं करेगा, भाई क्या प्रूफ है तू भरेगा कि नहीं भरेगा,
है ना, क्या तेरा डॉक्यूमेंट है, क्या तो कमाता है नहीं कमाता है वगैरह वगैरह ये सब। रीसेल का BW FW ये कवर हो गया। कस्टमर टैगिंग फॉर्म, सॉफ्ट टैगिंग फॉर्म, हार्ड टैगिंग फॉर्म में क्या हुआ, कोई डाउट? हाँ, एक जो आपने बोला ना कि कस्टमर बोलता है कि भाई मुझे यहाँ पर नेगोशिएशन नहीं हो रहा है, हाँ आपके ब्रोकरेज में से करके कुछ, हाँ, तो वहाँ पर हमको कुछ नहीं, वहाँ पे थोड़ा बहुत अपने को ये करना पड़ता है। अभी देखो क्योंकि नहीं, मान सम्मान नहीं, मेरा 4 एवेन्यू में जीजा जी ने फ्लैट लिया ना हाँ। सनटेक में, तो वहाँ पर ब्रोकर ने 50% दिया। अभी ये एक अंडरस्टैंडिंग है, अभी उसको 3.5 करोड़ का डील था वो, तो अभी थाने वाला केस भी तो ऐसे ही हुआ ना, प्रेस्टीज सिटी वाला, वो 2.25 करोड़ का फ्लैट था, उसने बोला कि ये है तो 1% अभी मैं रिटर्न दे रहा हूँ उसको 174, है ना। तो इसमें कुछ कर नहीं सकते आप, अगर कोई बेटर दे रहा है तो उसमें अपने को भी थोड़ा बहुत कंसिडर करके चलना है। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि बोलते हैं, बाकी बहुत सारे कस्टमर तो 90% कस्टमर मैं देखता हूँ ठीक है आप आ जाओ, एक वैसा है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। खाली बस जहाँ नेगोशिएशन नहीं होता है उस वहीं पर हाँ, प्रॉब्लम आती है। वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है, जहाँ नेगोशिएशन नहीं होता है वहाँ आता है। और कई बार तो देखो ना कस्टमर ऐसे भी टकरा जाए, आपको इतना मिल रहा है ना, आप क्या दोगे, क्योंकि वो उसको मालूम है 3.5 करोड़ का 7 लाख मिलने वाला है। वहाँ उसके लिए मैं भी कुछ बनाता हूँ कि उसके लिए क्या अपन बात ऐसा रख सकते हैं जो कस्टमर डायरेक्टली इस चीज़ को अमाउंट के ऊपर भी देखना है सर, अगर बड़ा है तो अपन थोड़ा बहुत कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। अभी कस्टमर आया बोलता है कि मेरा मान सम्मान करो, तो क्या कर सकते हैं, वही मान सम्मान की बात है। कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अभी थोड़ी देर के लिए एक राहुल तिवारी से मैं आपको पहचान करा दूं। कितने लोग जानते हैं इनको? आओ ना राहुल। अभी नहीं जान पहचान नहीं, कुछ चीज़ें और बता दें कि क्या है। अभी देखो राहुल तिवारी मेरे पुराने दोस्त भी हैं, अभी हमारे साथ होम लोन के रिलेटेड जुड़े हैं। अभी प्रॉपर्टी में इन्होंने करीबन 7 से 8 साल काम किया है, साइड हेड भी बने हैं, सेल्स हेड भी बने हैं, एक एरिया हैंडल किया है, अपने हाथ के नीचे 20-20, 30-30 लोगों को हैंडल किया है। चांडक कौन से प्रोजेक्ट में काम किया, जरा कहाँ है माइक, कहाँ है? लोधा वर्ल्ड वन, दोनों लोधा वर्ल्ड वन, इंडिया बुल्स, स्काई, लोअर परेड, फिर ओबोरॉय बेचा हूँ, BGS के काफ़ी माल बेचा हूँ। तो ये सब में मैं हमारा जनरली ये नहीं रहता था कि एक प्रोजेक्ट बेचना है, अभी हमारे क्या पास एरिया रहता था, इस एरिया से कितना धंधा है वो रिपोर्ट करना है। तो उसमें जितने प्रोजेक्ट आ जाते हैं सब आते हैं। अभी देखो जनरली अभी मैं सडनली बुला लिया तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर नहीं थे कि कौन सा प्रोजेक्ट में, लेकिन अगर 7-8 साल पर्सन ने काम किया है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर वहाँ पे माल बेचे होंगे। साउथ बॉम्बे से लेके नॉर्थ मुंबई से लेके काफ़ी सारा प्रॉपर्टी इन्होंने 15 बैंक साल का टोटल है, 10 से आधा मैं प्रॉपर्टी में काम किया हूँ, आधा बैंक में काम किया। तो एक कुछ बचा नहीं, कि सब खत्म। ठीक ठाक एक्सपीरियंस है। अभी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, अभी मैं 1-2 दिन में बताऊंगा कि किस तरह से जुड़े हैं और क्या है, क्योंकि मेरा क्या हो जा रहा है ना कि ट्रेनिंग और वीडियो शूट से टाइम कम मिल पा रहा है। तो एज ए डायरेक्टर या एज ए पार्टनर मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं, तो मैं अभी क्लियर करूंगा, 1-2 दिन में अनाउंसमेंट करूंगा। तो नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा रहेगा तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको सॉल्व करके देंगे कि भाई प्रॉपर्टी रिलेटेड हो, कौन सा क्या है, क्या क्राइटेरिया है, वो सब डिस्कस कर सकते हैं, है ना। अभी हमारा इनका बातचीत चल रहा है, तो मैं एक आपको पहचान करा के रख रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम इनका भी फ़ोन आएगा राहुल तिवारी का, तो उस हिसाब से ही आपको बात करना है। मेरे बिहाफ में एज ए पार्टनर, एज ए डायरेक्टर एज अ यहाँ फ्रेंड, पे ये रहेंगे, दोस्त। है ना। तो सेल्स का डिपार्टमेंट में इनको हैंडओवर करूँगा, तो वहाँ के रिलेटेड कुछ रहेगा तो आप इनसे बात करेंगे, इनका फ़ोन आएगा, है ना। क्या होता है कि इंट्रोड्यूस करने के बाद ना फिर का हीरेंद्र कौन है, विकास भाई वो राहुल तिवारी का फ़ोन आया था, वो कौन है, इसीलिए ये करना ज़रूरी अच्छा था। है ना, मेरे बारे में बातें होंगी। हाँ, ये एक अनाउंसमेंट ज़रूरी है, ठीक है। अभी यहाँ पे तो हमारा एक ब्रांच है ही, इसके बाद एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एक मलाड में डालें, एक अंधेरी में डालें, 2 उधर के लिए भी डायरेक्टर्स लगेगा ही, उधर के लिए भी एक प्रॉपर बंदा ऐसा हमारे साथ में लगेगा ही, तो वो भी नेक्स्ट चुनाव करेंगे
जो 3 से 4 महीने के बाद नेक्स्ट ऑफिस मलाड या अंधेरी का प्लानिंग है, क्योंकि वहाँ के लोगों को इधर आना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। जो लोग उधर काम करना चाहते हैं ना, उनको थोड़ा ये हो जा रहा है कि वहाँ रहते हैं, यानी कि अगर वो अंधेरी रह रहे हैं तो वहाँ से वो इधर आएँ, यहाँ से वो उधर जाएँ, ये थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो उधर एक 10-12 लोग 15 लोग का टीम बना के एक डायरेक्टर वहाँ पे रहेगा, उधर ही ऑफिस हैंडल करेगा। तो वो एक 3 से 4 महीने में हम लोग नेक्स्ट प्लानिंग है वहाँ पे एक्सपांड करने के लिए। तो यहाँ पे एक डायरेक्टर रहेगा, वहाँ पे भी एक डायरेक्टर रहेगा, ठीक है। बाकी 2 बज गया है, लंच टाइम हो गया है। अभी नेक्स्ट ट्यूसडे 10:30 मिलते हैं। चलिए।